ना चाहते हुए भी अंगद राजेश्वर जी के साथ अनिका की शादी के पंडाल में आ गया। शादी का पंडाल देखकर ही लग रहा था किसी गरीब फैमिली की शादी हो रही है। शादी का पंडाल गली में ही लगा हुआ था। अनिका के पापा की डेथ हो गई थी, इसीलिए कोई शोर शराबा नहीं था। इनफैक्ट सबकी आंखें नम थी। अंगद ने वह पंडाल देखा तो राजेश्वर जी की तरफ देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को, आपको मेरी शादी किसी भी कारण से करनी है, लेकिन कुछ तो मेरे स्टैंडर्ड का ख्याल किया होता। मैं किसी भी एरी गैरी लड़की से शादी कर लूं, ये चाहते हैं आप? क्या ये शादी इतनी जरूरी है जो आप मेरी हैसियत को भी नहीं देख रहे? मेरे ऑफिस के स्टाफ भी इससे अच्छी जगह शादी करते होंगे, लेकिन मुझे लग रहा आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। राजेश्वर जी ने फिर से नम आंखों से कहा, अंडस्को, अंगद समझने की कोशिश करो प्लीज, तुम यह शादी कर लो। चलो अब गाड़ी से बाहर आ जाओ, मेरे कहने से प्लीज 2-4 घंटे अपना गुस्सा शांत रखो। अंगद दांत पिसता हुआ बोला, अंडस्को, मुझे समझ नहीं आता मैं आपकी बातों में क्यों आ जाता हूँ। इस मातम में आप मेरी शादी करना चाहते हैं? कहाँ से लग रहा है ये शादी का पंडाल है? ऐसा लग रहा है किसी की मौत हो गई। राजेश्वर जी नम आंखों से बोले, अंडस्को, हाँ अंगद, मौत ही तो हुई है यहाँ। लेकिन अंगद ने यह बात ध्यान से सुनी नहीं। राजेश्वर जी फिर अंगद को गाड़ी से बाहर लेकर आए। अनिका पहले से ही मंडप में बैठी थी। अंगद ने गुस्से में एक नज़र भी अनिका को नहीं देखा। अनिका की आंखों में दुनिया भर का पानी था, आंखें रोने से सूज गई थी, लेकिन फिर भी वह मंडप में बैठी हुई थी। देखते ही देखते अंगद और अनिका की शादी हो गई। शादी होने के बाद अंगद मंडप से खड़ा हुआ और अपने पापा को देखकर बोला, अंडस्को, अब मैं जा रहा हूँ पापा, जितना आपने कहा था मैंने कर दिया। अंगद गुस्से में माला को हवन कुंड में फेंककर चला गया। अनिका तो देखती रही। फ्लैशबैक एंड अंगद ने स्टीयरिंग पर हाथ मार कर कहा, अंडस्को, शीत, पापा ने मुझे बताया था कि यहाँ डेथ हो गई और मैंने पापा की बात ठीक से सुनी नहीं। कुछ देर बाद अंगद ने गाड़ी दीवान महल के बाहर रोक दी। अंगद ने टाइम देखा तो रात के 2 बजे बज रहे थे। अंगद अंदर गया तो अनिका अब भी किचन में अंगद का इंतजार कर रही थी। अनिका के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे, उसे इन सब की आदत पड़ गई थी। अंगद ने उसे बहुत पहले ही कह दिया था कि चाहे वह कितना भी देर से आए, वो उसका इंतजार करेगी, नहीं तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। अंगद अपने पापा का सारा गुस्सा अनिका पर निकलता था। अंगद की नज़रें अनिका की नज़रों से टकराए। अनिका की नज़रों में नींद थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। अब तो अनिका को अपनी नींद कंट्रोल करने की आदत सी हो गई थी। अनिका सच में अंगद का हर काम किसी गुलाम की तरह करती थी, जैसे अनिका का खुद का कोई दिल ना हो, खुद के कोई अरमान ना हो, खुद की कोई इच्छा ही ना हो। कनिका ने कहा, अंडस्को, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। अंगद का खाने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी उसने कहा, अंडस्को, ठीक है, मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद अंगद डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था, या कह सकते हैं जबरदस्ती खाना ठूस रहा था। आज उसे अनिका के बारे में जो पता चला था, उसके चलते उसके दिल में फिर से अनिका घर करने लगी थी। अंगद का मन हुआ कि अनिका से कह दे कि आज वो विशाल को बहुत पिक कर आया है, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया। उसके और अनिका के बीच में अभी इतनी नज़दीकियां नहीं थी कि वह अपने दिल की बात अनिका को बता दे। वैसे भी अगर अंगद अनिका को बता भी देता तो अनिका को खास फर्क नहीं पड़ता। उसके दिल में ना तो अब विशाल की जगह थी और न ही अंगद की। उसने अपने अरमानों को कहीं मार कर दफन कर दिया था। खाना खाने के बाद अंगद कमरे में चला गया। अनिका किचन को साफ करने लगी। अंगद कमरे में आया तो बेचैन हो गया। अब वह अनिका से बात करना चाहता था, अनिका की सुनना चाहता था, अनिका को दोस्त बनना चाहता था। अंगद चाहता था अनिका भी नॉर्मल जिंदगी जिए, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। अंगद ने अनिका को इतना टॉर्चर किया था कि अनिका चाहकर भी अंगद की किसी बात पर यकीन नहीं करती। अंगद को बेचैनी होने लगी तो वह बालकनी में चला गया। अंगद की नज़र बालकनी में पड़े गद्दे पर गई, जहां अनिका सोती थी। गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, अनिका बालकनी में ही सोती थी।
अंगद ने उसे अपने कमरे में जगह दी ही नहीं थी और उसे दूसरे कमरे में जाने की परमिशन भी अंगद ने नहीं दी। अंगद को लगा वह 2-4 दिन अनिका को टॉर्चर करेगा और अनिका उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन अनिका के पास टॉर्चर सहने के अलावा ऑप्शन नहीं था। वह जानती थी अगर वह दीवान महल से चली गई तो उसके घर पैसे नहीं जाएंगे, जिसके चलते वह अंगद का हर टॉर्चर बिना कुछ कहे सहती रही और अब तो वह इतना सह चुकी थी कि उसे कुछ महसूस ही नहीं होता था। थोड़ी देर बाद अनिका किचन से काम करके कमरे की तरफ आए। उसने देखा अंगद अभी भी बालकनी में खड़ा है। रात के 3 बजे बज गए थे। अनिका बुरी तरह थक गई थी। वह इस वक्त सोना चाहती थी, लेकिन अंगद को बालकनी में देखकर वापस आने लगी। अंगद ने बिना पलटे कहा, अंडस्को, आज से तुम कमरे में सोओगी। अंगद की बात सुनकर अनिका रुक गई। अनिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ कि अंगद ने उसे रोक लिया है। अनिका हैरानी भरी नजरों से अंगद को देखने लगी। अंगद ने पलटकर कहा, अंडस्को, सुनाई कम देता है जो मुझे इतनी हैरानी देख रही हो। अंगद ने फिर सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडस्को, कल से सोफे पर सो जाना। बालकनी में सोने की जरूरत नहीं है और ना ही किचन में। अनिका ने हाँ में गर्दन हिलाए और बालकनी से अपना ब्लैंकेट उठाकर लाए और फिर सोफे पर बैठकर अंगद की तरफ से मुंह फेर कर सो गई। अनिका के ऐसे बिहेव करने से अंगद भी हैरान था। अंगद ने मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, इसने कोई सवाल क्यों नहीं किया? ये हर बात मेरे आराम से क्यों मान लेती है? अंगद हैरानी से अनिका की कमर को निहारता रहा और फिर बैग पर लेटकर सो गया। वहीं दूसरी तरफ धनंजय भी नहीं सोया था। वह भी सोच रहा था कि वह धरा को अपने कमरे में कैसे लेकर आए। धनंजय को तो अपने हर सवाल का जवाब लैपटॉप में ही ढूंढता था। अभी धनंजय लैपटॉप में ही बैठा हुआ अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा था और तभी धड़ाम से देव उसके पास आकर लेट गया। धनंजय ने गुस्से में पूछा, अंडस्को, तुम यह क्या कर रहे हो? इतने बड़े घर में तुम्हें मेरा ही कमरा मिलता है, जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हो। निकालो मेरे कमरे से। देव ने स्टाइल मारते हुए गुनगुनाया, रात का बंजदी है, काले खंजर सी है। धनंजय ने गुस्से में कहा, अंडस्को, दीपिका पादुकोण, मेरे कमरे से बाहर जाकर बानो, यहाँ नहीं। उठो, मेरे बेड से निकलो, मेरे कमरे से। देव ने लैपटॉप की तरफ नजर घुमाई तो धनंजय ने लैपटॉप बंद करके कहा, अंडस्को, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हर किसी की पर्सनल लाइफ में टांग क्यों उड़ाते हो? देव ने धनंजय की कमर पर फ्रेम्स की तरह हाथ रख कर कहा, अंडस्को, अरे श्रीमान दीवान साहब, आप तो नाराज हो गए। मैं तो आपकी मदद करने आया था। यही सोच रहे हो ना कि धरा को अपने कमरे में कैसे लेकर आऊं? धनंजय गुस्से में देव को देख रहा था और मन ही मन सो रहा था, इसे कैसे पता चल जाता है सब कुछ कि मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या नहीं? देव ने मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, अरे क्योंकि मैं हर किसी के दिल की बात सुन लेता हूँ। देव हमेशा सच ही बोलता था और देव के सच को सब मजाक में ले लेते थे। धनंजय ने भी मजाक में ले लिया और बोला, अंडस्को, ठीक है, अब जाओ यहाँ से। तुम आसपास रहते हो तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। देव ने धनंजय का मजाक उड़ाते हुए कहा, अंडस्को, कुछ मामलों में तुम्हारा दिमाग काम करता ही नहीं है। जैसे धरा के मामलों में इतना मुश्किल टास्क तो नहीं है कि तुम जीत ना पाओ। धनंजय गुस्से में देव को देख रहा था। देव ने आंख मारते हुए कहा, अंडस्को, आज सुबह जितनी सॉलिड एक्टिंग की थी वैसे ही सॉलिड एक्टिंग कल सुबह भी कर लेना। धनंजय ने देव को देखा और धनंजय मन ही मन सोचने लगा, ये तो मैंने सोचा नहीं कि धरा तो बहुत सॉफ्ट है। अगर मैं धरा के सामने थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखाऊंगा तो वह मेरे कमरे में रहने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं बेकार में ही इतना परेशान हो रहा हूँ। कल सुबह ही नाश्ते पर उससे बात कर लूंगा और कल रात को वो मेरे कमरे में आ जाएगी और फिर उसे मनाना बहुत आसान हो जाएगा। धनंजय अपने में ही सोच सोच कर खुश हो रहा था। देव ने भी मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, इतना आसान नहीं है श्रीमान धनंजय दीवान। तुम्हारी लड़ाई देव से है और देव तुम्हें जीतने नहीं देगा। वैसे भी तुम ये गेम जीत गए तब भी हारोगे और हार गए तब भी हारोगे। दोनों सूरतों में जीत तो मेरी ही होगी। ये कह सकते हैं कि प्यार की जीत होगी। धनंजय ने फिर से देव को देखकर गुस्से में कहा,
अंडरस्को तुम अभी यहीं खड़े हो, जाओ यहाँ से। देव हाथ बांध कर बोला, अंडरस्को हाँ हाँ जा रहा हूँ, लेकिन यह मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने दूंगा, क्योंकि फ्यूचर तो मैंने भी धरा के साथ अपना देख लिया। इतना कहकर उसने धनंजय की तरह आंख मेरी और कमरे से बाहर चला गया। अगली सुबह सब नाश्ता कर रहे थे। रोज की तरह राजेश्वर जी ने यश को अपनी गोद में बैठाया हुआ था। अब तो यश को भी राजेश्वर जी की गोद की आदत पड़ गई थी। यश अपनी माँ को कम ही परेशान करता था। राजेश्वर जी के बराबर में यज्ञ बैठा हुआ था। यश यज्ञ को देखकर मुस्कुरा रहा था और अचानक ही यज्ञ का मन भी हुआ कि वह यश को गोद में उठा ले, और उसने अपनी दोनों हाथ बेबी को लेने के लिए बढ़ा दिए। ये देखकर राजेश्वर जी के साथ साथ सब हैरान हो गए। खासकर यामिनी की आंखें तो खुली की खुली रह गई। उसे यकीन नहीं था कि यज्ञ यश को खिलाने के लिए कितना उतावला हो रहा है। राजेश्वर जी ने भी एक उम्मीद के साथ बच्चे को यज्ञ के हाथों में दे दिया। यज्ञ ने यश को अपनी थाई पर बैठा लिया और खाना खाते हुए थोड़ा थोड़ा उसे भी खिलाने लगा। यामिनी ने बीच में ही बोला, अंडरस्को मिस्टर यज्ञ दीवान, मेरा बेबी अभी छोटा है, वह ये सब नहीं खाता। यामिनी का बीच में बोलना यज्ञ को पसंद नहीं आया। यज्ञ ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, अंडरस्को बीच में बोलने के लिए कहा है तुम्हें? जो मुंह उठाकर कभी भी बोल देती हो। मैं इसे सूप पिला रहा हूँ, आंखें हो तो देख लिया करो। यामिनी ने देखा तो यज्ञ सही कह रहा था। वह बच्चे को अपने ही कटोरी में से सूप पिला रहा था। जहाँ ये सब देखकर राजेश्वर जी के दिल को ठंडक मिल रही थी, वही यामिनी की बोए तन गई थी। वह नहीं चाहती थी कि यश यज्ञ के बीच में कोई भी संबंध बने। उसे डर था कि यश भी अपने पापा जैसा बन जाएगा, इसलिए वह यज्ञ से अपने बच्चों को दूर रखना चाहती थी। जबकि राजेश्वर जी को उसमें एक उम्मीद नजर आ रही थी कि शायद यज्ञ यश के साथ रहकर बदल जाए। राजेश्वर जी ने तो मन ही मन खुद सोच भी लिया था कि अगर यज्ञ को अपने बच्चे की आदत पड़ गई तो वह टाइम रहते यामिनी के बारे में भी उसे बता देगा और फिर वह दोनों एक हैप्पी फैमिली बन जाएंगे। राजेश्वर जी यह सब मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रहे थे। ये सब देखकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने भी मन ही मन कहा, अंडरस्को इतना आसान नहीं है मामा जी, अभी तो यज्ञ को बहुत कुछ झेलना है। जितना दुख यामिनी को हुआ है उससे कहीं ज्यादा दुख यज्ञ को होगा। जितना दर्द यामिनी ने झेला है उससे कहीं ज्यादा दर्द यज्ञ को होगा। यज्ञ को अपने बीवी बच्चे ऐसे ही नहीं मिलेंगे। यज्ञ को तो बहुत यज्ञ करने पड़ेंगे, तब जाकर यज्ञ की जिंदगी में पारिवारिक सुख आएगा। वहीं दूसरी तरफ धनंजय नाश्ता कर रहा था और चोर नजरों से धरा को देख रहा था, जबकि धरा तो फुल कंसंट्रेट के साथ खाना खा रही थी। धनंजय ने जो कल रात डिसाइड किया था उसे कहने में उसे बहुत ज़्यादा हेसिटेशन हो रही थी। वह बार बार धरा के सामने झुकना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास एक यही हथियार था जिसके बलबूते पर वह धरा को अपने कमरे में ला सकता था। धनंजय को ये सब बोलने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी। धनंजय ने मन ही मन कहा, अंडरस्को इससे आसान तो किसी को गोली मारना है, लेकिन ये दो प्यार की बातें बोलना कितना मुश्किल है। देव तो धनंजय की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था और फिर उसने मामा जी की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को मामा जी आपको पता है धनंजय कुछ कहना चाहता है। राजेश्वर जी ने धनंजय की तरफ देखा और धनंजय ने हैरानी और गुस्से से देव की तरफ, जैसे कहना चाहता हूँ मैं अपने आप कहूँगा, तुझे मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। राजेश्वर जी ने धनंजय की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को हाँ कहो क्या कहना चाहते हो। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे जब भी कहते हो मुझसे पूछ लेते हो। ये नौटंकी मत किया करो धनंजय, मेरे सामने जो कहना है साफ साफ कह दो। धनंजय ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को वह पापा मैं चाहता हूँ धरा मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाए। ये सुनते ही धरा को तो खांसी आ गई और सब आंखें फाड़कर धनंजय को देखने लगे। सब धनंजय को ऐसे देख रहे थे तो धनंजय की तो आंखें ही झुक गई। फिर उसने अपनी शर्म को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडरस्को पापा अगर धरा मेरे पास रहेगी तो हमारा रिश्ता ज़्यादा अच्छे से चलेगा। धनंजय की ऐसी बेतुकी बात सुनकर देव तो आराम से नाश्ते की टेबल पर चिप्स खा रहा था, जैसे उसे तो धनंजय की बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इनफैक्ट वह तो धनंजय की इस बात का गुड गोबर बनाने वाला था।
राजेश्वर जी ने कुछ नहीं कहा, अपना नाश्ता करने लगे। धनंजय ने हिम्मत करते हुए फिर कहा, अंडस्को पापा प्लीज, अब मैं सच में धरा के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तो उसे मेरे कमरे में तो आना ही होगा। प्लीज पापा परमिशन दे दीजिए। राजेश्वर जी ने धरा की तरफ देखा जो आंखें झुकाए बैठी थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं था, उसका दिल यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था कि धनंजय इतनी जल्दी अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं खुशी महसूस हो रही थी। राजेश्वर जी ने धनंजय की तरफ देखा और फिर कहा, अंडस्को मेरी परमिशन से कुछ नहीं होगा, धरा की परमिशन लो। अगर वह तुम्हारे कमरे में आना चाहती है तो मुझे क्यों ऐतराज होने लगा। धनंजय ने धरा की तरफ देखा। धरा धनंजय को नहीं देख रही थी, कहीं ना कहीं उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और फिर उसने अचानक ही अपनी थोड़ी सी आंखें उठाकर देखा तो उसकी आंखें धनंजय की आंखों से टकरा गई। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। धनंजय ने बहुत प्यार से कहा, अंडस्को धरा प्लीज मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। धरा कुछ कहती उससे पहले ही देव ने कहा, अंडस्को ऐसे कैसे शिफ्ट हो जाए। धरा तुम्हारे कमरे में शिफ्ट नहीं होगी, तुम्हें जो भी करना है अपने कमरे में रहकर ही करो। जब धरा को तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से विश्वास हो जाएगा तब वह अपने आप ही तुम्हारे कमरे में आ जाएगी। ये सुनते ही धनंजय की बोएं तन गई। उसे इस वक्त देव पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था देव को उठाकर पटक पटक कर मारे। धनंजय गुस्से में देव को देख रहा था और देव ने धनंजय की तरफ देखकर आंख मार दी, जैसे कहना चाहता हो, अंडस्को जितने का ट्राई तो मैं भी करूंगा, तुम्हें ऐसी थोड़ी जितने दूंगा। धनंजय दांत पीसकर देव को कुछ कहता उससे पहले ही राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को देव अगर धरा जाना चाहती है तो अपने पति के कमरे में जा सकती है, क्या पता सच में इन दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत हो जाए। देव अपनी टेबल पर उठ गया और उसने अपने हाथों को मुंह पर रख कर कहा, अंडस्को क्या बात कर रहे हैं मामा जी, आप तो जानते हैं ना धनंजय को वह कैसा है। अरे यह इसके कमरे में चली गई और कल को कोई उच्च नीच हो गई और फिर धनंजय ने अपनी बात से पलट गया, तब आप क्या करोगे। तब क्या होगा इस मासूम सी बच्ची का। अब तो राजेश्वर जी भी सोचने पर मजबूर हो गए। देव सही कहता है, अंडस्को धनंजय का भरोसा नहीं, हो सकता है कि वह धरा को इस्तेमाल करने के बाद अपनी जिंदगी से निकाल दे। राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को देव बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मैं धनंजय पर यकीन नहीं कर सकता, वैसे भी इसने धरा को बहुत ज्यादा परेशान किया है। अब मैं नहीं चाहता कि कल को कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए, इसीलिए धरा अपने कमरे में ही रहेगी। राजेश्वर जी ने फिर धनंजय की तरफ देखकर कहा, अंडस्को तुम्हें धरा को मनाना है तो ऐसे ही मना लो, अगर धरा मान गई तो खुद ही तुम्हारे कमरे में चली जाएगी। ये सुनते ही धनंजय ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और कुछ सेकंड के लिए सारे बर्तन उछल गए और फिर गुस्से में देव को देखा। अगर धनंजय के पास कोई पावर होती तो वह देव को आंखों से ही भस्म कर देता। देव भी कहा कम था। देव ने मौके पर चौका मारते हुए कहा, अंडस्को देखा देखा अपने मामा जी कैसा गुस्सा कर रहा है। जरा सोचिए, धरा इसके कमरे में चली गई और उसने गुस्से में धरा को एक थप्पड़ मार दिया। धरा तो बेचारी इतनी नाजुक है, एक थप्पड़ में ही मर जाएगी। राजेश्वर जी ने भी देव की बातों को हामी भरते हुए कहा, अंडस्को देव तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं धनंजय पर यकीन नहीं कर सकता। धरा अपने कमरे में ही रहेगी और धनंजय अपने कमरे में इसे जो करना है दूर से ही करे। वैसे भी इसने बहुत बुरे तरीके से इस लड़की को अपने कमरे से निकाल दिया था, मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा कुछ हो। राजेश्वर जी की बात सुनकर देव ने धनंजय की तरफ देखकर आंख मार दी, जबकि धनंजय अंदर ही अंदर सुलग गया। ऐसा लग रहा था उसकी आंखों से आग बरस रही है। फिर उसने मन ही मन कहा, अंडस्को देव तुम देखते रहना, धरा खुद चलकर मेरे कमरे में आएगी और अब तो मैं कुछ हदें भी पार करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देव थोड़ा सा धनंजय की तरह झुका और उसके कान में बोला, अंडस्को तुम्हारी बीवी है, अपनी बीवी के साथ हद पार नहीं करोगे तो किसके साथ करोगे, लेकिन मैं तुम्हें हद पार करने नहीं दूंगा। इतना कहकर देव थोड़ा पीछे हुआ और उसने धनंजय की तरफ आंख मार दी और फिर वहां से चला गया।
धनंजय भी अपने कमरे में आ गया। धनंजय को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगा वह धरा को बहुत आराम से पटा लेगा और फिर देव हार जाएगा, लेकिन देव ने तो उसके रास्तों में अंगारे बिछा दिए थे, जिस पर चलकर जाना धनंजय को मुश्किल लग रहा था। धनंजय ने कुछ देर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की और फिर दीवान महल से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अंगद भी तैयार हो रहा था। अंगद मिरर के सामने खड़ा था और अपनी टाई बांध रहा था। अनिका अंगद के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, उसके हाथ में अंगद का कोट था। अचानक ही अंगद के दिमाग में न जाने क्या आया और उसने मिरर में देखकर कहा, अनिका मेरी टाई बांध दो। आज से पहले अंगद ने अनिका को कभी ऐसा काम नहीं बताया था जिसमें वह उसके नज़दीक जा सके, लेकिन आज पहली बार अंगद ने अनिका को टाई बांधने के लिए कहा था। अनिका को कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं हुई थी क्योंकि उसके दिल में जज्बात मर चुके थे, इसलिए उसने अंगद का कोट एक साइड रखा और अंगद के सामने आकर टाई बंधने लगी। अंगद ने पहली बार अनिका को इतने करीब से देखा था। अनिका की हाइट अंगद से कम थी, इसलिए अंगद थोड़ा सा अनिका के चेहरे पर झुका हुआ था। अनिका का पूरा ध्यान अंगद की टाई बांधने पर था और अंगद का पूरा ध्यान अनिका के चेहरे पर। सच में अनिका का चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था। इतनी सुंदर होने के बाद भी उसके चेहरे की खूबसूरती कहीं उड़ गई थी। अनिका को ऐसे देखकर अंगद को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। अनिका ने टाई बांध दी। जैसे ही उसने नोट को ऊपर किया, अंगद का हल्का सा गला घुट गया। अंगद ने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या कर रही हो तुम? अनिका ने अंगद के चिल्लाने से अपना चेहरा अपने हाथों से क्रॉस करके छुपा लिया। उसे लगा कि अंगद अब उसे मारेगा। अनिका को ऐसे देखकर अंगद के दिल में फिर से एक दर्द उठा। उसे यकीन नहीं था कि अनिका उससे इतना डरती है। उसने तो कभी अनिका पर हाथ नहीं उठाया था, फिर भी अनिका अंगद से इतना डरती थी। अंगद ने अपना गुस्सा कंट्रोल करके कहा, रिलैक्स, मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। अनिका ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे से हटा लिए और फिर धीरे से बोली, सॉरी। तभी कमरे के गेट के बाहर सुधीर आया और उसने कमरे को हल्का सा नोक करके कहा, अनिका मैम आपकी माँ मिलने आई है। अनिका ने सुधीर की तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन अनिका के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, जैसे वह चाहती ही ना हो कि उसकी माँ यहाँ आए। अनिका ने फिर उम्मीद भरी नज़रों से अंगद को देखा और अंगद बोला, मुझे क्या देख रही हो, तुम्हारी माँ है, मिल लो। अनिका अपने क्लोजेट की ओर चली गई। अंगद तब तक कोट पहनकर तैयार हो गया और जैसे ही अंगद पलटा उसकी नज़र अनिका पर गई। अनिका ने आज होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई हुई थी, हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई थी। अंगद ने आज पहली बार नोटिस किया कि जब भी अनिका की माँ आती थी अनिका वही साड़ी पहनती थी और सैम शेड की लिपस्टिक लगाती थी। वह चूड़ियाँ भी वह थी जिसे अनिका पहनकर इस घर में आई थी। अनिका के पास मेकअप का सामान नहीं था, उनसे कभी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। अंगद ने जैसे ही अनिका को देखा, उसकी नज़रें अनिका पर ही ठहर गई। अंगद ने महसूस किया कि जब भी अनिका की माँ आती थी अनिका उसी दिन तैयार होती थी, उसके अलावा अनिका कभी भी मेकअप नहीं करती थी। अनिका अपनी माँ को ये दिखाने के लिए कि वह इस घर में खुश है इसीलिए थोड़ा सा मेकअप कर लेती थी ताकि उसकी माँ को शक ना हो। अंगद अनिका को ही देखता रहा। अचानक ही उसे कुछ याद आया। फ्लैशबैक। अंगद अनिका को मंडप में छोड़कर ही आ गया था। राजेश्वर जी अपने साथ अनिका को दीवान महल ले आए थे। राजेश्वर जी ने अनिका से थोड़ी बहुत रस्में करवाए और उसे अंगद के कमरे में भेज दिया। अंगद उस वक्त कमरे में नहीं था। अनिका कमरे में आए और अपने लाल जोड़े में सोफे पर ही बैठी बैठी सो गई। अंगद पूरी रात बार में बैठा रहा। सुबह जब अंगद घर आया और अपने कमरे में गया तो उसने अनिका को सोफे पर सोते हुए देखा। ये देखकर अंगद का गुस्सा दुगना हो गया। उसने अनिका को बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में ऐसे सोने की? तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम अंगद के कमरे में पैर भी रख सको और तुम मेरे सोफे पर सो गई। इतना कहकर अंगद ने अनिका को बहुत रुड तरीके से अपने कमरे के बाहर फेंक दिया। अनिका को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक उसके साथ क्या हुआ। जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी वह बारात लेकर आया नहीं,
उसी दिन उसके पापा की डेथ हो गई और अब जिससे उसकी शादी हुई है उससे तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। अनिका तो आंखों में आंसू लिए हुए अंगद के कमरे के बाहर खड़ी रही। अंगद ने अनिका को पॉइंट करते हुए चिल्लाकर कहा, अंडस्को, आज के बाद मेरे कमरे में दिख मत जाना, वरना जहां से उठाकर लाया हूं वहीं पटक आऊंगा। अंगद गुस्से में अनिका को इससे ज्यादा कुछ बोलता, तभी दादाजी के साथ उनके कुछ दोस्त दीवान महल के अंदर आ रहे थे। अंगद जितना भी गुस्से में था लेकिन वह मेहमानों के सामने रिएक्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फिर से अनिका का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में खींच लिया। अंगद अनिका को बालकनी में खींचता हुआ लाया और फिर उसे धक्का देते हुए कहा, अंडस्को, आज से तुम यही रहोगी, यही तुम्हारा कमरा है और एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं सो ना जाऊं इस कमरे में कदम मत रखना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना तो मैं भी जानता हूँ कि मेरे दिए हुए पैसों से तुम्हारा घर का खर्च चलेगा। जिस दिन तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया उसी दिन मैं तुम्हारे घर में पैसे भेजने बंद कर दूंगा और फिर रोने के अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए गूंगी बहरी बनकर रहना है तो रह लो, वरना चली जाना, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। अंगद गुस्से में कमरे में आ गया लेकिन अंगद का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। अंगद ने न जाने कितना ही सामान अपने गुस्से में तोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ अनिका तो बालकनी में खड़ी हुई अपनी किस्मत पर रो रही थी। रोने के अलावा वो कर भी क्या सकती थी। इन 2 ही दिन में उसकी जिंदगी ने इतनी बड़ी करवट ले ली। तभी सुधीर ने कमरे में नोकिया और एक बैग कमरे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, सर, ये अनिका मैम का बैग है। उस बैग को देखकर अंगद का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। अंगद ने बिना सोचे समझे उस बैग के ऊपर वाइन डाल दी और फिर उसमें आग लगा दी। आग देखकर अनिका जल्दी से कमरे में आई। अनिका ने कहा, अंडस्को, यह क्या किया आपने, इसमें मेरा जरूरत का सामान था। अंगद ने अनिका के जबड़े को पढ़कर गुस्से में कहा, अंडस्को, अब तुम मुझसे सवाल पूछोगी। अभी 2 मिनट पहले मैंने तुम्हें क्या समझाया? ना मुझसे कुछ पूछना और ना मुझसे बात करने की कोशिश करना, बस मेरे ऑर्डर फॉलो करना, समझी तू? ये 2 कौड़ी का बैग मेरे कमरे में नहीं रहेगा, इसीलिए जला दिया। फ्लैशबैक एंड अंगद अपने ही ख्यालों में था कि अनिका की आवाज उसके कानों में आई, मैं जाऊं माँ से मिलने। अनिका की आवाज सुनकर अंगद अपने ख्यालों से बाहर आया और फिर उसने गर्दन हिलाकर अनिका को वहां से जाने की परमिशन दे दी। अनिका वहां से चली गई और अंगद सोफे पर बैठ गया। अब उसका मन ऑफिस जाने का नहीं था। उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगी, उसे घबराहट महसूस हो रही थी। उसे अब धीरे धीरे अनिका का दुख दर्द दिखाई देने लगा था। उसे समझ आ रहा था कि अनिका ऐसी क्यों है, क्योंकि उसका ऐसा होना कहीं ना कहीं अंगद का किया हुआ है। अंगद की वजह से ही वह ऐसी हो गई है। अंगद की वजह से ही उसके अंदर के जज्बात मर गए हैं। वहीं दूसरी तरफ धरा अपने कमरे में थी। धरा विंडो के पास खड़ी हुई धनंजय की कही हुई बातों सोच रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी उसका दिल कहीं ना कहीं धनंजय की तरफ झुकने लगा था। धनंजय के बारे में सोचते सोचते अचानक ही धरा के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वह जैसे ही पलटी धनंजय से टकरा गई। वह गिर जाती उससे पहले ही धनंजय ने अपने हाथ धरा की कमर पर लपेट दिए। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। अचानक ही धनंजय धरा के चेहरे की तरफ झुकने लगा और धरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। धनंजय थोड़ा सा धरा के करीब गया तो उसकी आंखें भी बंद हो गई। धनंजय के होंठ धरा के होठों से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर थे और धनंजय धरा की खुशबू को महसूस कर रहा था। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे के आगोश में रहे। धनंजय जैसे ही धरा के होठों को छूने के लिए झुका, पीछे से आवाज आए, अंडस्को, हाँ हाँ कर लो, तुम्हारी ही बीवी है, कर लो किस। ये सुनते ही धनंजय के चेहरे पर गुस्सा आ गया। धनंजय ने आंख खोलकर देखा तो देव खड़ा था। देव को देखकर धरा धनंजय से थोड़ा सा दूर हट गई। धनंजय ने पीछे पलटकर देव को देखा और दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, तुम धरा के कमरे में क्या कर रहे हो? देव के हाथ में इस वक्त गाजर थी और उसे वह खा रहा था। देव ने गाजर का एक बाइट लेकर कहा, अंडस्को, मैंने तुम्हें इस कमरे में आते हुए देखा तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया।
धनंजय ने धरा की प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए कहा, अंडरस्को, तुम हम मियाँ बीवी को अकेला नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल छोड़ सकता हूँ, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि तुम धरा की मासूमियत का फायदा उठा रहे हो। धनंजय ने कहा, अंडरस्को, मैं अपनी ही बीवी का फायदा क्यों उठाऊंगा? मैं अब धरा के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। देव ने गाजर का एक और बाइट खाया और सोफे पर बैठ गया और फिर अपने दोनों पैर क्रॉस करके टेबल पर रख दिए और फिर धनंजय को देखकर बोला, अंडरस्को, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं। धरा तो मासूम है, धरा कर सकती है तुम पर यकीन, पर मैं नहीं करता और मैं नहीं चाहता मेरी आंखों के सामने किसी मासूम लड़की की अरमानों का कत्ल हो जाए। धनंजय ने मन ही मन देव को देखकर गुस्से में कहा, अंडरस्को, अरमानों का कत्ल तो होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। तुम्हें तो मैं इतनी बुरी तरीके से हराऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। देव ने फिर से गाजर का बाइट लेकर कहा, अंडरस्को, तुम मुझे बुरी तरीके से तो क्या किसी भी तरीके से नहीं हरा सकते। मैंने तो अभी खेलना शुरू भी नहीं किया, खैर छोड़ो। देव ने फिर धरा को देखकर कहा, अंडरस्को, धरा, तुम क्या धनंजय की बातों में इतनी जल्दी आ जाओगी? तुम्हें क्या लगता है धनंजय सच बोल रहा है? जो इंसान किसी को मारते हुए एक सेकंड नहीं लगता, तुम उसकी बातों में आ गई। देव की ऐसी बातें सुनकर धनंजय और धरा दोनों को हैरानी हो रही थी, लेकिन दोनों के हैरान होने की वजह अलग अलग थी। धरा को कहीं ना कहीं देव की बात सही लग रही थी। आखिर धनंजय इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है, जबकि पिछले 6 महीने में उसने एक बार भी धरा को अपने करीब नहीं आने दिया और अब अचानक ही अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगा। धरा अपने ही ख्यालों में थी कि तभी देव ने फिर कहा, अंडरस्को, देखो धरा, मैं कोई चुगली नहीं कर रहा। जो बोल रहा हूँ तुम्हारे पति के सामने ही बोल रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारा पति बदलने की सोच रहा हो, लेकिन तुम इसे अपने नज़दीक मत आने दो, और जब तक तो बिल्कुल मत आने दो जब तक तुम्हें इस पर पूरी तरीके से यकीन ना हो जाए। धनंजय को देव की बात पर गुस्सा आ गया और उसने हाथ बढ़ाकर देव का कॉलर पकड़ लिया। देव ने एटीट्यूड के साथ कहा, अंडरस्को, श्रीमान धनंजय दीवान, ये तो आपने गलती कर दी। उसने धनंजय की कलाई पकड़ ली और इतनी कसकर पकड़ी कि धनंजय की चीख निकलते निकलते रह गई। लेकिन धनंजय चिल्लाया नहीं क्योंकि वह जानता था धरा के सामने उसकी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए वह देव का हाथ पकड़ना बर्दाश्त करता रहा। और तभी धरा आगे आए और देव से धनंजय का हाथ छुड़वाते हुए बोली, अंडरस्को, आप दोनों क्या बच्चे हैं जो ऐसे लड़ रहे हैं? छोड़िए एक दूसरे को। देव सोफे से खड़ा हुआ, धरा को देखकर बोला, अंडरस्को, देखो धरा, बिना मौसम बरसात नहीं होती और यह धनंजय, ये तो मुझे किसी एंगल से नहीं लगता कि सुधर गया है। इसीलिए बेशक अपना रिश्ता धनंजय के साथ बढ़ाओ, लेकिन अकल से भी काम लेना। ऐसा ना हो तुम्हें छोड़कर चला जाए और तुम्हारे पास रोने के सिवा ऑप्शन ना हो। इतना कहकर देव उनके कमरे से चला गया और धनंजय देव को जाते हुए देखता रहा। धनंजय ने फिर अपनी सफाई देते हुए कहा, अंडरस्को, धरा, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं सच में बदल गया हूँ। सच में एक अच्छी जिंदगी चाहता हूँ। बहुत थक गया हूँ भागते भागते, अब कुछ देर तुम्हारे साथ आराम करना चाहता हूँ। धनंजय ने अपना एक हाथ बढ़ाया और धरा के गालों को टच किया। जहाँ धनंजय उस टच से धरा को अपने जाल में फंसाना चाहता था, वहीं धरा को वह टच बहुत प्यार भरा लग रहा था। धनंजय धरा की चेहरे को देखकर समझ गया कि उसका ऐसा हाथ लगाना धरा को अच्छा लगा, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाते हुए अपने होंठ धरा के माथे पर रख दिए और फिर उसके माथे को किस करके चला गया। धनंजय जब धरा के कमरे से जा रहा था तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। मुस्कुराहट तो धरा के चेहरे पर भी थी। धरा को ऐसा लग रहा था जैसे धनंजय सच में बदल रहा है। देव डाइनिंग टेबल पर बैठकर एप्पल खा रहा था। देव ने धनंजय को जाते हुए देखा तो एक एप्पल का बाइट लेते हुए कहा, अंडरस्को, इस गेम में कोई भी हारे, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तो तुम्हें ही होगा मिस्टर धनंजय दीवान। और दर्द भी ऐसा होगा जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारे गुस्से की हद नहीं है ना, अब तुम्हारे दर्द की भी हद नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अनिका की माँ शीतल डाइनिंग एरिया में बैठी हुई थी। राजेश्वर जी भी उनके सामने ही बैठे थे।
अनिका की माँ शीतल और राजेश्वर जी बातें कर रहे थे और तभी अनिका उनके सामने आ गई। अनिका को देखकर राजेश्वर जी सोफे से उठते हुए बोले, अनिका अब तुम अपनी माँ से बातें करो, मैं चलता हूँ। राजेश्वर जी वहां से चले गए। अनिका जाकर अपनी माँ के पास बैठ गई। शीतल जी ने नम आंखों से अनिका के सिर पर हाथ फेरा। शीतल जी के इतना प्यार से हाथ फेरने पर अनिका की आंखें भी नम हो गई। अनिका बहुत मुश्किल से अपनी माँ से अपना दर्द छुपाती थी, लेकिन वह कहे या ना कहे, माँ तो माँ होती है, बच्चे की हंसी में उसका दर्द महसूस कर लेती है। थोड़ी देर तक माँ बेटी ऐसे ही नम आंखों से एक दूसरे को देखते रही। अचानक अनिका उठी और अपनी माँ के पैरों के पास बैठ गई और अपना सिर अपनी माँ के गोद में रख लिया। अनिका ने अपने आंसुओं को रोके रखा। शीतल जी भी लगातार अनिका के सिर को सहला रही थी और फिर अचानक ही बोल पड़ी, वही साड़ी, वही चूड़ियाँ, वही लिपस्टिक, वही बिंदी, तेरा सारा सिंग हमेशा एक ही रहता है। और यह श्रृंगार भी तू इसीलिए करती है ताकि यह श्रृंगार करके तू अपना दुख छुपा सके। बता अनिका, क्या तू अपना दुख मुझसे छुपा सकती है? क्या मुझे समझ नहीं आता कि इस महल में तू एक कैदी की तरह है, एक ऐसा कैदी जो ना कभी आज़ाद हो सकता और ना उसे कभी फांसी की सजा सुनाई जा सकती। अनिका के ठहरे आंसू बह गए, जो शीतल की साड़ी में कहीं खो गए थे। अनिका कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपनी माँ के गोद में सिर रखकर बैठी रही। शीतल जी की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। शीतल जी ने अपने आंसू पोंछकर कहा, काश मैं उस दिन दीवान साहब की बात ना मानती, काश उस वक्त थोड़ा हिम्मत से काम लेती, काश तेरे पापा की बात मान ली होती, काश तेरी पढ़ाई बीच में छुड़वा कर तेरी शादी की जबरदस्ती ना करती तो आज मेरी बेटी खुश होती, अपने पैरों पर खड़ी होती। जिस परिवार के खर्चे को तू इतना दुख सहकर उठा रही है, उस परिवार के खर्चे को अपनी कमाई पर उठाती। बोलते बोलते शीतल ने भी अपना सिर अपनी बेटी के सिर के ऊपर रख लिया। दोनों ही माँ बेटी की आंखों में आंसू थे, दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। शीतल ने तो अपने दिल की बात बोल भी दी थी, लेकिन अनिका, उसने अपने दिल की बात करना तो छोड़ ही दिया था। जिस दिन से वह दीवान महल आई थी उसी दिन से उसके जज्बात मरने शुरू हो गए थे और अब तो पूरी तरीके से मर चुके थे। वही अंगद अपने कमरे के बाहर खड़ा हुआ ये सब सुन रहा था। अंगद का दिल अनिका की तरफ झुकने लगा था। उसका दिल और अनिका से बात करने के लिए कहता था, अनिका के साथ वक्त बिताने के लिए कहता था। अनिका को इस हालत में देखकर अंगद को कहीं ना कहीं अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था और अनिका पर तरस आ रहा था। वही देव अभी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ एप्पल खा रहा था। देव ने एप्पल का एक बाइट खाकर कहा, अंगद के केस में तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, ये तो अपने आप ही लाइन पर आ गया। पर अंगद साहब, इतना आसान नहीं है अनिका को पाना, चक्की तो तुम्हें भी पिसनी पड़ेगी, तब जाकर अनिका तुम्हारे करीब आएगी। वही दूसरी तरफ धनंजय ऑफिस में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था और तभी उसने टाइगर को अपने केबिन में बुलाया। कुछ देर में टाइगर केबिन में आ गया। धनंजय ने टाइगर को देखकर कहा, टाइगर, एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बताओ जहां कपल डिनर कर सके। ये सुनते ही टाइगर बहुत हैरानी से धनंजय को देखने लगा और बहुत देर देखता ही रहा। धनंजय ने टाइगर के सामने चुटकी बजाई तो टाइगर अपने होश में आया और फिर बोला, सॉरी सर, मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने? धनंजय ने अपना गला साफ करते हुए कहा, एक ऐसा रेस्टोरेंट बताओ जहां कपल डिनर कर सके। टाइगर ने साफ साफ पूछा, सर, आप किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं? धनंजय को इस वक्त टाइगर के सामने बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, लेकिन टाइगर के अलावा वह किसी से बात भी नहीं करता था, इसलिए उसने अपनी हाँ में गर्दन हिला दी। टाइगर अब तो और ज्यादा हैरानी से धनंजय को देखने लगा और फिर बोला, सर, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, आप कहो तो मैं एक स्पेशल अरेंजमेंट्स भी करवा सकता हूँ, जहाँ बस आप और आपकी गर्लफ्रेंड होगी, बाकी कोई और नहीं होगा। आपके लिए एक स्पेशल बुकिंग करवा दूंगा। धनंजय टाइगर की तरफ से थोड़ा सा मुंह घुमा कर बोला, मैं किसी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर नहीं जा रहा, बल्कि धरा के साथ जा रहा हूँ। ये सुनकर तो टाइगर का हॉट फेल होते होते बचा, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाल लिया और फिर और ज्यादा हैरानी से धनंजय को देखने लगा।
धनंजय को ऐसा देखकर टाइगर की तो आंखें बाहर ही आ गई थी। धनंजय ने अपने गुस्से का सहारा लेते हुए कहा, टाइगर, मुझे ऐसे ही देखते रहोगे या कोई अरेंजमेंट भी करोगे? टाइगर ने कहा, हाँ सर, करता हूँ ना। टाइगर ने अपने फोन से बहुत सारी फोटो धनंजय को दिखाकर पूछा, सर देखिए ना कैसा अरेंजमेंट करना है। धनंजय ने टाइगर से फोन ले लिया। धनंजय ने टाइगर के फोन में बहुत सारी कपल के लिए अरेंजमेंट देखी, लेकिन धनंजय को कोई खास पसंद नहीं आई। धनंजय को खुद नहीं पता था कि वह एक झूठे रिश्ते के लिए इतना चूजी कैसे हो सकता है। धनंजय ने एक एक करके वह सारी अरेंजमेंट रिजेक्ट कर दी और फिर टाइगर की तरफ देखकर बोला, टाइगर, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात तो मैं कभी डेट पर नहीं गया। दूसरी बात, धरा के साथ पहली बार बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ स्पेशल होना चाहिए? कुछ हिस्सा जो मेरे धरा के रिश्ते को स्पेशल बना दे, कुछ हिस्सा जो धरा को बहुत ही स्पेशल लगे, कुछ हिस्सा जो सिर्फ धरा के लिए हो। टाइगर तो पहले ही दो बातों को लेकर शॉक था और अब धनंजय के मुंह से ये तीसरी बात सुनकर तो उसका दिल धड़कना ही बंद कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करके ट्रैक पर लेकर आया। टाइगर ने कहा, सर परेशान मत होइए, मैं अपनी साइड से बहुत अच्छा अरेंजमेंट करवाऊंगा। ऐसा अरेंजमेंट होगा जो आपके और धरा भाभी की स्पेशल मोमेंट को और ज़्यादा स्पेशल बना देगा। धनंजय ने हाँ में गर्दन हिलाए और टाइगर केबिन के बाहर आ गया। बाहर आते ही टाइगर ने सबसे पहले अपने सीने पर हाथ रखा और अपनी दिल की धड़कनों को चेक किया। फिर खुद में ही बड़बड़ाया, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? क्या सच में धनंजय सर धरा भाभी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं? क्या सर सुधरने वाले हैं? क्या सर को सच में धरा भाभी से प्यार हो गया है? या सर दिखावा कर रहे हैं? लेकिन दिखावा क्यों करेंगे? धनंजय सर तो कभी दिखावा नहीं करते, जैसे भी है सामने होते हैं। खैर जो भी हो, मुझे तो हार्ट अटैक आते आते बचा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि धनंजय सर और धरा भाभी हमेशा खुश रहें। वही यज्ञ अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसने अपने केबिन के बाहर स्टाफ की खुसर-फुसर सुनी। यज्ञ का ध्यान टूट गया और यज्ञ केबिन से बाहर चला गया। यज्ञ ने बाहर जाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। 1-2 साल का छोटा सा बच्चा उसके स्टाफ के बीच घूम रहा था और वह स्टाफ के मेंबर उसे प्यार से बुला रहे थे। वह छोटा सा बच्चा घूमकर यज्ञ के पास भी आ गया। यज्ञ ने उस बच्चे को देखा तो यज्ञ के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। यज्ञ ने फिर उस बच्चे को गोद में ले लिया। ऑफिस स्टाफ को देखकर पूछा, ये बच्चा किसका है? तभी एक आदमी आगे आया और बोला, सर मेरा है। आज मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया ताकि वह थोड़ा रेस्ट कर सके। उस आदमी ने उस बच्चे को गोद में लिया। यज्ञ ने कहा, अगर तुम्हारी वाइफ की तबीयत खराब है तो तुम घर जा सकते हो। उस एम्प्लॉय ने हाँ में गर्दन हिलाए और चला गया। वह बच्चा गोद में से ही यज्ञ को बाय कर रहा था और यज्ञ ने भी हाथ उठाकर उसे बाय कर दिया। ये सब देखकर पूरा स्टाफ हैरान था, क्योंकि यज्ञ के गुस्से से पूरा स्टाफ वाकिफ था और एक छोटे से बच्चे ने यज्ञ के चेहरे पर एक मुस्कान ला दी। अचानक ही यज्ञ को यश की याद आ गई। यज्ञ अपने केबिन में आया, इधर उधर चक्कर लगाने लगा, लेकिन इस वक्त यश यज्ञ के दिमाग से जा ही नहीं रहा था। यज्ञ ने अपने काम में ध्यान लगाने की कोशिश की लेकिन लगा नहीं पाया। उसे तो जैसे यश से मिलने की बेचैनी होने लगी और फिर ना चाहते हुए भी उसने अपना फोन उठाया। यश ने सीधा यामिनी को कॉल किया और बोला, मुझे यश से मिलना है, जितनी जल्दी हो सके मेरे ऑफिस आ जाओ। यामिनी की आंखें बड़ी हो गई। यामिनी गुस्से में बोली, आप पागल है, आपके अंदर दिमाग नहीं है। मुझे तो लगा आप अपने दोनों भाई से थोड़ा सा अलग है, लेकिन नहीं, आप भी अपने भाई जैसे हैं। आप मुझे फ़ोन करेंगे और मैं आपके ऑफिस आ जाऊंगी। आपने मुझे अपना नौकर समझ रखा है। मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ। यज्ञ ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए जो पैसे दिए थे वह पैसे मुझे वापस दे दो और फिर जो करना है वह कर लेना, लेकिन जब तक तुम मेरे पैसे मुझे वापस नहीं देती तब तक जो मैं कहूँगा वह तुम्हें करना होगा। अब ज़्यादा अपनी जुबान मत चलाओ और यश को लेकर चुपचाप मेरे ऑफिस आ जाओ। मुझे यश के साथ थोड़ा टाइम बिताना है।
यामिनी भी गुस्से में बोली, अंडस्को, और किस खुशी में मेरे बच्चे के साथ टाइम बिताना है। मैं आपको अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं बिताने दूंगी। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा बड़ा होकर आप जैसा बन जाए। यज्ञ ने कहा, अंडस्को, तुम मेरे साथ इतनी बहस क्यों करती हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं यश को हासिल करना चाहूं तो मुझे कुछ सेकंड भी नहीं लगेंगे? तुम्हें गोली मार दूंगा और यश को अपने पास रख लूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन यश अभी छोटा है, उसे अपनी माँ की जरूरत है। इसीलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चुपचाप यश को लेकर मेरे ऑफिस आ जाओ, वरना मुझे खुद नहीं पता मैं गुस्से में क्या करूँगा। यामिनी भी थोड़ा भड़कते हुए बोली, अंडस्को, आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? इसे रिक्वेस्ट करना कहते हैं, इसे ऑर्डर देना कहते हैं, चिल्लाना कहते हैं, इसे धमकी देना कहते हैं। रिक्वेस्ट करना तो कहीं से नहीं कहते। यामिनी ने फिर एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करती हुई बोली, अंडस्को, अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं यश को लेकर आपके ऑफिस आऊं तो ढंग से रिक्वेस्ट कीजिए, वरना मैं नहीं आऊंगी। यज्ञ ने दांत पीसते हुए खुद से कहा, अंडस्को, अगर मुझे यश की याद न आ रही होती तो अब तक तुम दुनिया से जा चुकी होती। यज्ञ ने फिर एक गहरी सांस ली और थोड़े नॉर्मल लहजे में कहा, अंडस्को, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यामिनी, प्लीज तुम यश को लेकर आ जाओ। ये कहते ही यश ने कॉल कट कर दिया और यामिनी का जवाब सुना ही नहीं। कॉल को देखकर यामिनी को हंसी आ गई और वह इस बात पर प्राउड फील कर रही थी कि उसने यज्ञ जैसे इंसान से रिक्वेस्ट के 2 शब्द बुलवा दिए। जैसे ही यामिनी मुस्कुराकर पलटी, सामने राजेश्वर जी खड़े थे। यामिनी को ऐसे खुश देखकर उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, क्या हुआ, उसे यश की याद आ रही है? इस पर यामिनी ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन अगले ही पल थोड़ा सा परेशान होकर बोली, अंडस्को, लेकिन पापा, मैं नहीं चाहती हूँ उन्हें यश की आदत लग जाए। मैं नहीं चाहती मेरा यश उनके जैसा बन जाए। मैं नहीं चाहती मेरा यश सही गलत में फ़र्क करना भूल जाए। मैं अपने यश की परवरिश बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ, एक संस्कारी इंसान बनना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती अपने पापा के साए में वह ऐसा बन जाए। तभी देव कमरे में आकर बोला, अंडस्को, देखो यामिनी, जो किस्मत में लिखा है तुम उसे बदल नहीं सकती। तुम्हें क्या लगता है मामा जी ने अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं की? लेकिन देखो आज तीनों ही उनकी परवरिश से कहीं दूर निकल गए हैं। यामिनी ने हैरान होकर देव को देखा। देव ने फिर कहा, अंडस्को, तुम भी देख रही हो मामा जी कितने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चों में मामा जी का एक भी गुण नहीं है। और तुम्हें लगता है कि तुम यश को यज्ञ के साए से बचा लोगी? नहीं बचा सकती, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि यश की संगति में यज्ञ सुधर जाए। यज्ञ सुधार रहा है और तुम उसे सुधार सकती हो। यामिनी फिर से हैरान होकर देव और राजेश्वर जी को देखने लगी। राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, देव सही कह रहा है यामिनी, चली जाओ यश को लेकर उसके पास। क्या पता यश ही अपने पापा को सुधार दे, क्योंकि इसके दादाजी तो इसके पापा को सुधार नहीं पाए। देव और राजेश्वर जी की बात सुनकर यामिनी दीवान इंडस्ट्रीज पहुंच गई। यामिनी ने यज्ञ के केबिन का जैसे ही गेट खोला, यज्ञ ने सुलगती हुई आंखों से कहा, अंडस्को, 2 घंटे में आए हो? मेरे घर से यहाँ आने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। यामिनी ने आंखें फैलाते हुए कहा, अंडस्को, आ तो गई, बुरा लग रहा है तो वापस चली जाती हूँ। इस पर यज्ञ दांत पीसता हुआ अपनी चेयर से खड़ा हुआ और यामिनी के पास आया। फिर उसने यश को गोद में लेकर कहा, अंडस्को, हाँ तुम जा सकती हो। ये सुनते ही यामिनी भी दांत पीसकर रह गई और फिर उसने मन ही मन कहा, अंडस्को, क्या एंगल से लगता है कि यह सुधर जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि यह सुधर जाएंगे। अरे ये तो क्या इसका बाप। नहीं नहीं, पापा तो पहले से ही सुधरे हुए हैं, सुधरना तो बस इन्हें ही है। यामिनी केबिन में पड़े सोफे पर बैठ गई और यज्ञ यश को लेकर अपनी चेयर पर बैठ गया। यज्ञ यश के साथ बहुत खुश होकर खेल रहा था। यज्ञ ने अपने बड़े बड़े हाथों से यश के छोटे छोटे हाथों को पकड़ा हुआ था, जिसे वह बार बार चूम रहा था। उसके छोटे छोटे हाथों को अपने चेहरे पर फिरा रहा था। यश भी यज्ञ की गोद में बहुत खुश था। यश भी अपने छोटे छोटे हाथों से यज्ञ की दाढ़ी को पकड़कर खींच रहा था। कभी उसके बालों को पकड़कर खींचता,
कभी उसके कानों में उंगली डालता पर कभी यज्ञ की टाई पकड़कर अपनी तरफ खींचता और फिर अचानक ही यश ने धीरे से बोला, पापा। ये सुनते ही यामिनी की तो आंखें बाहर आ गई। यज्ञ को कुछ समझ नहीं आया। उसने यामिनी की तरफ देखकर पूछा, अंडस्को, यह क्या बोला? इसने एक शब्द बोला ना, ये बोलना सीख रहा है ना? इसने अभी कुछ कहा ना मुझे। यश के मुंह से यह शब्द सुनकर यज्ञ तो बहुत खुश हो रहा था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। इतना तो यामिनी भी एक्साइटेड नहीं हुई कि यश अपनी जिंदगी का पहला शब्द कहा है जितना यज्ञ हो रहा था। यामिनी ने हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को, अब ये बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे तो बोलना भी सीखेगा। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है जो इतना बंदर की तरह उछल रहे हो? अपने लिए बंदर सुनकर यज्ञ की बुहें तन गई और उसने यामिनी को पॉइंट करके कहा, अंडस्को, अगर दीवान महल में रहना है तो अपनी जुबान पर कंट्रोल करो। तुम जानती भी हो किसके सामने बैठी हो। यज्ञ दीवाना के सामने जान निकाल लूंगा और किसी को लाश भी नहीं मिलेगी, समझी तुम? यामिनी भी यज्ञ की बात सुनकर अंदर ही अंदर किल्स गई। यामिनी मन ही मन कहा, अंडस्को, कुत्ते की पूंछ भी सीधी हो सकती है, लेकिन यह इंसान सीधा नहीं हो सकता। यामिनी कुछ देर तक यज्ञ को ही गुस्से में देखती रही और देखते देखते अचानक ही यामिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि यज्ञ यश के साथ खेलकर बहुत खुश था। यामिनी ने कभी यज्ञ को ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। 24 घंटे गुस्से में ही देखा था या फिर चिल्लाते हुए देखा था, लेकिन यज्ञ यश के साथ बहुत खुश रहता था। अगर कोई बाहर वाला देखा था तो समझ जाता कि ये दोनों बाप बेटे हैं। यामिनी यज्ञ को ही देखते रही। अचानक ही यज्ञ की नज़र यामिनी से टकराई। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। इस वक्त दोनों के चेहरे पर ही गुस्सा नहीं था। अचानक ही यज्ञ ने कहा, अंडस्को, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कि यह बेटा मेरा है? ये सुनते ही यामिनी की आंखें बड़ी हो गई। तभी यज्ञ ने अपना हाथ बढ़ाकर यामिनी अपने पास आने का इशारा किया और ना चाहते हुए भी यामिनी यज्ञ के पास चली गई। यज्ञ ने यश को टेबल पर बैठा दिया और यामिनी को अपनी थाई पर बैठा लिया। यामिनी की आंखों में आंसू थे। यज्ञ ने एक हाथ से यामिनी के आंसू पोंछकर कहा, अंडस्को, यामिनी, तुमने जितना सहना था सह लिया। उस रात मेरी गलती नहीं थी, मैं ड्रग्स के नशे में था। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। बस एक लड़की की ज़रूरत थी और मैं तुम्हारे करीब चला गया। लेकिन अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ अपने बेटे के साथ एक हैप्पी फैमिली चाहता हूँ। तुम मेरा साथ दोगी ना? यामिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यामिनी ने झटके से यज्ञ को गले लगा लिया और फिर अपनी पकड़ कसते हुए बोली, अंडस्को, मिस्टर दीवान, आप नहीं जानते मैं आपसे कब से प्यार करती हूँ। मैं आपसे तब से प्यार करती हूँ जब आप पहली बार हमारे कॉलेज में आए थे। आप नहीं जानते मैं आपको हर जगह फॉलो करती हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे प्रपोज करेंगे और आज मेरा सपना पूरा हो गया। यज्ञ ने यामिनी को खुद से दूर किया और उसके माथे को चूम लिया और तभी अचानक से गेट खुला और यामिनी अपने होश में आई। यामिनी खुली आंखों से सपना देख रही थी। यामिनी का खिला हुआ चेहरा फिर से उतर गया। यज्ञ के केबिन में यज्ञ का मैनेजर खड़ा था। यज्ञ के मैनेजर ने यज्ञ को देखकर कहा, अंडस्को, सर आज मीटिंग थी। यज्ञ ने कहा, अंडस्को, कैंसिल कर दो, मैं बिजी हूँ। मैनेजर ने कहा, अंडस्को, सर यह बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आपने इस मीटिंग के लिए 6 महीने वेट किया है। अब आप इस मीटिंग को कैंसिल कर रहे हैं। यज्ञ ने गुस्से में कहा, अंडस्को, तुम्हें दिखाई नहीं देता इस वक्त मैं कितना बिजी हूँ? यज्ञ के मैनेजर को भी यज्ञ को देखकर बहुत हैरानी हो रही थी कि एक छोटे से बच्चों के लिए सर एक बहुत बड़ी मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर तो मानना ही पड़ता, इसलिए वह जाने लगा। और तभी यामिनी ने कहा, अंडस्को, मिस्टर दीवान, आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? यश के साथ तो आप बाद में भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लाइए यश को मुझे दे दीजिए और आप अपनी मीटिंग अटेंड कर लीजिए। यश कहीं भाग नहीं जा रहा। यज्ञ ने मैनेजर को बाहर जाने का इशारा किया और यामिनी को देखकर कहा, अंडस्को, एक बात कान खोल कर सुन लो यामिनी, अगर तुमने यश को मुझसे दूर करने की कोशिश भी की तो यज्ञ दीवान दुनिया में आग लगा देगा, और अगर तुम इस दुनिया को बचाना चाहती हो तो यश को मुझसे दूर करने की सोचना भी मत।
देव ये सब अपने कमरे में बैठा हुआ देख रहा था। यज्ञ का डायलॉग सुनकर देव को हंसी आ गई और वह यामिनी की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को, यामिनी प्लीज दुनिया को आग लगने से बचा लो। यामिनी दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को, मिस्टर दीवान क्या आप हमेशा ऐसे ही जलभुने रहते हैं? क्या आपको ठीक से बात करना नहीं आता? मैंने कब कहा कि मैं यश को आपसे दूर कर रही हूँ? या अपने मन में ही कुछ सोच लेते हैं, फिर अपना गुस्सा मुझ पर निकाल देते हैं। यज्ञ ने कहा, अंडरस्को, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम जो मुझे यश से दूर करने की कोशिश करती हो, तुम्हारी यह प्लानिंग में कामयाब नहीं होने दूंगा, समझी? यज्ञ ने फिर केबिन में बने एक गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को, वह मेरा प्राइवेट रूम है, वहां जाकर यश के साथ थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं मीटिंग खत्म करके आ रहा हूँ। यज्ञ केबिन से जाने लगा और यामिनी मन ही मन गुस्से में बोली, अंडरस्को, पता नहीं खुद को समझते क्या है। इस पर यज्ञ ने बिना पलटे कहा, अंडरस्को, यज्ञ दीवान, खुद को मैं यज्ञ दीवान समझता हूँ। यज्ञ इतना कहकर केबिन से चला गया। यामिनी फिर यज्ञ के प्राइवेट रूम में आ गई। यज्ञ का प्राइवेट रूम बहुत सुंदर था, काफी बड़ा भी था। यामिनी यश को लेकर बेड पर बैठ गई, फिर उसने यश को थोड़ा सा फीड कराया और यश सो गया। यामिनी ने यश को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके पास आकर लेट गई। धीरे धीरे यामिनी की आंखें भी भारी होने लगी और वह नींद के झूले में चली गई। यज्ञ उस वक्त मीटिंग कर रहा था। करीब 2 घंटे बाद यज्ञ मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में आया और सीधा ही अपने प्राइवेट रूम में चला गया। यज्ञ ने देखा यामिनी सो रही थी, जबकि यश यामिनी के पास बैठा हुआ उसकी दुपट्टे से खेल रहा था। यज्ञ ने जैसे ही यश को देखा, यश ने एक मुस्कान पास कर दी। यश के छोटे छोटे 2 दांत जो नीचे के आए हुए थे, उसमें वह बहुत क्यूट लग रहा था। यज्ञ यश के पास आ गया और बैग की एक साइड बैठ गया और फिर उसने धीरे से पूछा, अंडरस्को, तेरी चुड़ैल माँ सो गई? ये सुनते ही यश खिलखाकर हंसने लगा। यामिनी तो बेसुध सी सो रही थी, उसे तो खबर ही नहीं थी कि यज्ञ कमरे में आ गया। यज्ञ यश के हाथों से खेलता हुआ बोला, अंडरस्को, तुझे पता है जो तेरी माँ है ना, इसकी जुबान बहुत लंबी है, ऐसा लगता है नील नदी को भी फेल कर देगी। तेरी माँ इतना क्यों बोलती है? तू अपने माँ पर तो नहीं गया? यश ने ना में मुंडी हिला दी, जैसे उससे यज्ञ की बात समझ आ रही हो। फिर यश ने एक पंच बनाया और यज्ञ के मुंह पर मारा और यज्ञ झूठ मूठ से मरने की एक्टिंग करने लगा और यश जोर जोर से हंसने लगा। यश को हंसता हुआ देखकर यज्ञ भी खुश हो रहा था। यश ने फिर से एक पंच बनाया और यज्ञ को मारा। यज्ञ फिर से मरने की एक्टिंग करने लगा। ये देखकर यश खिलखिलाकर हंसने लगा। दोनों बाप बेटा ऐसे ही खेलते रहे। थोड़ी देर बाद यश रोने लगा। यज्ञ ने यश को गोद में उठा लिया और फिर हिलाते हुए बोला, अंडरस्को, क्या हो गया मेरे लिटिल चैंपियन को, क्यों रो रहा है? यज्ञ काफी देर तक यश को चुप करने के लिए इधर उधर टहलता रहा, लेकिन यश चुप नहीं हुआ और तभी अचानक यज्ञ को स्मेल आई। यज्ञ समझ गया कि शायद यश ने पॉटी कर दी है। यज्ञ ने यामिनी को देखकर कहा, अंडरस्को, उठो, यामिनी बेबी ने पॉटी कर दी है। लेकिन यामिनी तो करवट लेकर दूसरी तरफ लेट गई, जैसे उसने यज्ञ की बात सुनी ही ना हो। यज्ञ ने फिर कहा, अंडरस्को, यामिनी बेबी ने पॉटी कर दी है, इसे साफ कर दो। लेकिन यामिनी ने रिएक्ट नहीं किया। अब यज्ञ को गुस्सा आने लगा। यज्ञ ने दांत पीसकर यश को देखकर कहा, अंडरस्को, तेरी माँ चुड़ैल के साथ साथ डायन और पिशाचिनी भी है, कुंभकर्ण की बहन है, पता नहीं कितना सोती है, रात को कहाँ जाती है? जो इतना सो रही है, जाती कहाँ होगी? चुड़ैल डायन पिशाचिनियों का तो दिन ही रात को होता है, ये भी जाती होगी किसी पेड़ पर बैठने के लिए। ये सुनकर यश ने अपने होंठ पिचका लिए और रोने वाला ही था कि तभी यज्ञ ने उसे चुप करवाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं नहीं, मेरा बेबी नहीं, रोते नहीं, आपकी मम्मा तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी है, देखो जरा कितने अच्छे से सो रही है, चलो आज आपको मैं साफ कर देता हूँ। इतना कहकर यज्ञ यश को लेकर वॉशरूम में आ गया। यज्ञ ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन उसका अट्रैक्शन दिन पर दिन यश से बढ़ता जा रहा था, इसीलिए वह आज यश की पॉटी साफ करने के लिए भी तैयार हो गया।
यज्ञ बेबी की पॉटी साफ करने के लिए तैयार तो था, लेकिन उसे पता नहीं था कैसे साफ करते हैं। उसने एक हाथ से यश को पकड़ा और दूसरे हाथ से फ़ोन निकाला और उसमें एक यूट्यूब वीडियो देखने लगा। वीडियो देखने के बाद यज्ञ ने फ़ोन जेब में रखा और बच्चे को वॉश बेसिन के पास खड़ा किया और फिर धीरे धीरे उसकी पेंट को निकाल दिया। फिर यज्ञ ने उसका डायपर निकाला और उसे डस्टबिन में डाला, फिर उसे अच्छे से साफ किया, लेकिन यश कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था। यज्ञ ने अपने बच्चे को खिलाते हुए कहा, अंडरस्को, लगता है यश को अच्छे से साफ करना होगा, अच्छे से नाई करानी पड़ेगी, तभी मेरा बच्चा अच्छे से साफ होगा, है ना? ये सुनकर यश ने फिर से अपने नीचे वाले 2 दांत दिखा दिए, जिसमें वह बहुत क्यूट लग रहा था। यज्ञ ने आगे बढ़कर अपने बच्चे के होठों को चूम लिया और फिर उसके गाल पर किस कर दिया। वहीं दूसरी तरफ यामिनी बाथरूम के गेट के पास खड़ी हुई, यज्ञ और यश को देख रही थी और अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। यामिनी जानबूझकर नहीं उठी, वो यज्ञ को थोड़ा परेशान करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यज्ञ यश के साथ कभी परेशान नहीं होता। वही बाथरूम में यज्ञ ने यश के पूरे कपड़े निकाल दिए और फिर यश को देखकर जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि छोटा बेबी जब बिना कपड़ों के होता है तो बहुत क्यूट लगता है। यज्ञ ने फिर से यश को खिलाते हुए कहा, अंडरस्को, मेरा बेबी कितना क्यूट लग रहा है, मेरा चैंपियन कितना प्यारा लग रहा है, नजर लग जाएगी तुझे। इतना कहकर उसने यश को बाथटब में बैठा दिया और थोड़ा सा ही पानी भरा ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो। यश भी बाथटब में बैठकर मजे से खेलने लगा। वह जितना छपाक छपाक करता यज्ञ उतना ही खुश होता। यश के पानी में खेलने की वजह से यज्ञ भी आधे से ज़्यादा भीग गया था, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। वह तो बस अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। यामिनी उन दोनों को देख रही थी और अचानक ही यामिनी की आंखों में पानी आ गया। यामिनी अपने मन में कहा, अंडरस्को, कहीं मैं अपने बच्चों के साथ गलत तो नहीं कर रही, कहीं मैं मिस्टर दीवान के साथ गलत तो नहीं कर रही। मिस्टर दीवान को हक है अपने बच्चे के बारे में जानने का, अभी तो इन्हें पता भी नहीं कि यह इन्हीं का बेटा है। तब यह इससे इतना प्यार करते हैं, जब जान जाएंगे कि यश तो इन्हीं का बेटा है, तब क्या होगा? क्या मुझे इन्हें सच बता देना चाहिए? क्या यह मेरी बातों पर यकीन करेंगे? अगले ही पल यामिनी के दिल से आवाज आए, अंडरस्को, क्या सोच रही हो यामिनी? हो सकता है मिस्टर दीवान लड़कियों के मामले में अच्छे ना हो, लेकिन बाप बहुत अच्छे साबित होंगे। तू खुद ही देख ले कैसे अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जब इन्हें पता चलेगा कि यह सच में इन्हीं का बच्चा है, तब तो यह अपनी जान तक नीछावर कर देंगे। तुझे मिस्टर दीवान को सच बता देना चाहिए। यामिनी अपने ही ख्यालों में थी, तभी यज्ञ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अंडरस्को, वहाँ खड़ी ही रहोगी या यहाँ आकर मेरी हेल्प भी करोगी? यामिनी ने देखा तो यज्ञ ने यश को अच्छे से नहला दिया था, जबकि यज्ञ ने ये काम पहली बार किया था। यामिनी टॉवल लेकर आगे आए और उसने यश को टॉवल में अच्छे से लपेट लिया और फिर वॉशरूम से बाहर चली गई। करीब आधे घंटे बाद यज्ञ भी एक टॉवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर आया। यज्ञ फ्रेश होकर बाहर आया था। उसने एक कबर्ड में से कपड़े निकाले और क्लोजेट की ओर चला गया। तब तक यामिनी ने यश को टेबल में ही लपेट रखा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे। थोड़ी देर बाद यज्ञ कपड़े पहनकर बाहर आया और उसने एक फ़ोन किया। फ़ोन पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी और 5 मिनट बाद यज्ञ का मैनेजर 2 बड़े बड़े बैग लेकर वहां आया। यज्ञ ने वह बैग ले लिए और बेड पर रखकर यामिनी की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को, इसमें यश के कपड़े हैं, पहना दो और जल्दी पहनाना, फिर मुझे यश के साथ खेलना है। यामिनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। यामिनी ने वह बैग देखा तो उस बैग में एक से एक ब्रांडेड कपड़े थे। यामिनी की आंखें तो खुल गई। वह कपड़े इतने महंगे थे जिसे यामिनी कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए यामिनी ने पलटकर हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्को, मिस्टर दीवान, यह आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे बच्चे को इतने महंगे कपड़े पहनाएंगे? मैं अपने बच्चे के इतने महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती। यज्ञ ने कमर पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को, तुमने कसम खा रखी है कि तुम मेरी कोई बात नहीं मानोगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं जो कर रहा हूँ इस बच्चे के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, इसलिए चुपचाप से कपड़े पहना दो, मेरी तरफ से गिफ्ट है।
यामिनी ने बात को खत्म करते हुए कहा, मिस्टर दीवान, आज पहली और आखिरी बार मैं ये गिफ्ट रख रही हूँ। आज के बाद मेरे बच्चे को कोई महंगा तोहफा मत देना, क्योंकि मैं अपने बच्चे को महंगे तोहफे नहीं दे सकती और मैं नहीं चाहती बड़ा होकर यह मुझसे जिद करे और मैं इसकी जिद पूरी न कर पाऊँ। यज्ञ अपनी बाजू फोल्ड करते हुए कहा, तो क्या हुआ? मैं इसकी जिद पूरी कर दूंगा। ये बोलते ही यज्ञ और यामिनी एक दूसरे को देखने लगे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। यामिनी की आंखों में दुनिया भर के सवाल थे और यज्ञ की आंखों में कुछ जवाब भी, लेकिन यज्ञ उन जवाब को देना नहीं चाहता था। यज्ञ ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, अब मेरा मुंह मत देखो, इसे कपड़े पहना दो, घर भी जाना है। वहीं दूसरी तरफ शीतल और अनिका बातें कर रही थी। शीतल ने कहा, अनिका, तुम्हें पता है छोटी टीचर की जॉब कर रही है और उसने वही एक लड़का भी देख लिया, उसी से शादी भी करना चाहती है। छोटी ने उस लड़के को मुझे भी दिखाया। लड़का देखने में अच्छा है, छोटा परिवार है, उसके माँ बाप भी हमारे घर आए थे। छोटी के रिश्ते की बात करने के लिए मुझे रिश्ता सही लगा तो मैंने हाँ कर दी। तेरे दादा दादी भी इस बात से बहुत खुश है और वह शादी करने की जल्दी कर रहे हैं। अनिका ने खुश होते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है। मेरी छोटी की जिंदगी संवर जाएगी और अगर वह लड़का उसे प्यार करता है, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। आपको देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से उन दोनों की शादी की डेट फिक्स कर देनी चाहिए। शीतल ने अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए कहा, अनिका, कैसे कहूँ तुम्हें? शादी की डेट तो फिक्स कर दूँ, लेकिन तुम भी जानती हो हमारे घर के हालात कैसे हैं। अनिका ने बातों को समझते हुए कहा, आप फिक्र मत करो, मैं दीवान साहब से बात करूंगी, वह कुछ पैसे दे देंगे, फिर हम पैसों से छोटी की शादी कर देंगे। वैसे कुछ पैसे तो छोटी छोटी के पास भी होंगे ना। इस पर शीतल ने कहा, हर कोई तेरे जैसा नहीं होता अनिका, जो अपनी जिंदगी दूसरों को समर्पित कर दे। बचपन से ही छोटी का स्वभाव स्वार्थी है, वह अपने पैसे अपने पास रखती है, घर के खर्चे में भी नहीं देती और अब शादी के नाम पर भी उसने पैसे देने से मना कर दिया। वह कहती है कि शादी करने की जिम्मेदारी माँ तुम्हारी है, मेरी नहीं। क्या करूँ समझ नहीं आता अनिका। कभी कभी मन कहता है काश मेरी छोटी भी तेरे जैसी होती, तेरी जितनी समझदार। अनिका ने शीतल को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं समझ सकती हूँ, छोटी बचपन से ही ऐसी है। कोई बात नहीं, हम उसके पैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं दीवान साहब से कहूँगी, वह मुझे पैसे दे देंगे और फिर हम उसकी शादी कर देंगे। वह अपने घर चली जाएगी तो हम एक जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाएंगे। बस फिर ट्विंकल रह जाएगी। ट्विंकल की शादी भी उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद कर देंगे और तन्मय, वह तो अभी छोटा है, उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में तो बहुत टाइम है। माँ बेटी ने थोड़ी देर तक अपने घर की बातें की और फिर शीतल ने वहां से जाने के लिए कहा। अनिका ने भी अपनी माँ को इजाज़त दे दी और उन्हें बाहर तक छोड़ने आई। शीतल भी कभी कभी दीवान महल आती थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आती थी और उसी से वापस जाती थी। अनिका अपनी माँ को महल के में गेट तक छोड़ने आए और तभी दीवान महल की गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। उसमें से एक ड्राइवर निकाला और अनिका को देखकर बोला, मैम, सर ने कहा है कि आपकी माँ को मैं घर छोड़कर आ जाऊं। ये सुनते ही अनिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। आज से पहले तो कभी भी शीतल जी को कोई छोड़ने नहीं गया, फिर अचानक से अंगद ने शीतल जी के लिए गाड़ी क्यों भेज दी? कनिका के चेहरे पर डर के भाव आ गए। शीतल जी ने ड्राइवर को देखकर कहा, नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, यही थोड़ा सा चलने के बाद ही बस मिल जाएगी। ड्राइवर ने कहा, नहीं मैम, अगर मैं आपके घर छोड़कर नहीं आया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, प्लीज गाड़ी में बैठ जाए। शीतल अनिका एक दूसरे को देखने लगी। अनिका ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, माँ बैठ जाओ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। अनिका ने अपनी माँ को गाड़ी में बैठा दिया और ड्राइवर अनिका की माँ को लेकर चला गया। यामिनी दीवान महल के अंदर आ गई, लेकिन यामिनी को अब टेंशन होने लगी कि वह पैसों का अरेंजमेंट कैसे करें। राजेश्वर जी से तो यामिनी पैसे मांग सकती थी, लेकिन अंगद उससे तो किसी बात की उम्मीद नहीं थी।
यामिनी राजेश्वर जी को पूरे घर में ढूंढने लगी, लेकिन उसे राजेश्वर जी कहीं नहीं मिले। आखिर में अनिका ने सुधीर से पूछा, सुधीर भैया पापा जी कहाँ हैं? इस पर सुधीर ने कहा, वह तो जयपुर वाले एनजीओ गए हैं, वहां उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है, 2-3 दिन में आ जाएंगे। अनिका को अब टेंशन होने लगी। उसने मन ही मन कहा, काश जाने से पहले मैं उनसे मिल लेती। अनिका ने दूसरा सवाल पूछा, सुधीर भैया पापा कब गए? इस पर सुधीर ने कहा, जब आपकी मम्मी आई थी उसके आधे घंटे बाद चले गए थे। अनिका को अब और ज्यादा टेंशन होने लगी, उसे पैसे चाहिए थे। अनिका अंगद से पैसे मांगना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास ऑप्शन भी नहीं था। अनिका ये भी जानती थी अगर वह अंगद से पैसे मांगेगा तो अंगद पहले उसे बहुत बेइज्जत करेगा और फिर उसका मन होगा तो पैसे देगा वरना नहीं देगा। ये सोच सोच कर ही अनिका का दिल बैठ जा रहा था और आंखें भर आई थी। अनिका ने न जाने कितनी बार अपने स्वाभिमान को एक तरफ रखकर अपनी बेइज्जती को सहा था। वहीं दूसरी तरफ धनंजय भी आज डेट पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। धनंजय को खुद नहीं पता था कि वह इतना एक्साइटेड क्यों है, जबकि वह तो धरा को बस हट करना चाहता था और देव को हराना चाहता, लेकिन फिर भी उसका आज का दिन बहुत मुश्किल से कटा। फाइनली टाइगर धनंजय के कमरे में आया और बोला, सर मैंने आपकी डेट प्लान कर दी है। ये सुनकर धनंजय के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने टाइगर से पूछा, क्या तुमने धरा को ड्रेस भिजवा दी? टाइगर ने कहा, हाँ सर। वहीं दूसरी तरफ धनंजय की भिजवाई हुई ड्रेस को धरा देख रही थी और ड्रेस एक वेस्टर्न ड्रेस थी, लेकिन थी अच्छी। चीप तो कहीं से भी के नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी धरा को उसे पहनने में हिचकिचाहट हो रही थी। धरा पिछले आधे घंटे से उस ड्रेस को निहार रही थी। धरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस ड्रेस को पहने या ना पहने। तभी देव धरा के कमरे में आया और सोफे पर पसरता हुआ बोला, क्या हुआ धरा? पतिदेव के साथ डेट पर जा रही हो? इस पर धरा ने देव को देखकर कहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि वह इतनी जल्दी बदल कैसे गए। इस पर देव ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, वही तो धरा, तुम इतनी जल्दी धनंजय पर यकीन नहीं कर सकती। तो क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता, मैं डेट पर जाऊं कि नहीं जाऊं? धरा ने देव से फिर पूछा। देव बोला, देखो धरा, अगर तुम्हारा दिल इस रिश्ते को अपनाना चाहता है तो तुम्हें डेट पर जाना चाहिए, और अगर तुम इस रिश्ते से पीछा छुड़ाना चाहती हो तो धनंजय को साफ साफ मना कर दो। धरा हैरानी से देव को देखने लगी। वह देव के मुंह से ये सुनने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं कर रही थी। धरा का मन धनंजय की तरफ थोड़ा तो झुक रहा था, लेकिन उसे घबराहट भी उतनी ही हो रही थी। उसे भी कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि कहीं वह धनंजय के करीब जाए और धनंजय उसका दिल तोड़ दे। धरा की दिल की बात समझते हुए देव ने मन ही मन कहा, धरा, एक बार तो तुम्हारा दिल जरूर टूटेगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन धनंजय को अकल जरूर आ जाएगी और फिर होगा असली गेम स्टार्ट। देव ने फिर कहा, धरा, तुम्हें इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। आखिर तुम भी तो कहीं ना कहीं धनंजय के साथ एक अच्छी जिंदगी की कामना करती हो। धरा ने देव की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला दी। धरा ने वह ड्रेस उठाए और तभी उस ड्रेस को देखकर देव ने कहा, धरा, तुम ये ड्रेस पहनोगी? धरा हिचकिचाती हुई बोली, पहनना तो नहीं चाहती, लेकिन धनंजय ने भिजवाई है इसलिए सोच रही हूँ पहन लेती हूँ, वरना वह बुरा मान जाएंगे। इस पर देव ने कहा, अरे बुरा माने तो मान जाए, मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम बीवियों को इतनी फिक्र क्यों होती है पति के मूड की? क्या धनंजय को तुम्हारी फिक्र है? तुम तो धनंजय के सामने भी नहीं आती थी। धनंजय ने तो एक बार नहीं सोचा कि तुम्हें बुरा लगेगा और तुम उसके बुरे लगने पर फिक्र कर रही हो। तुम्हें वह पहनना चाहिए जो तुम्हें कंफर्ट हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना सीखो, धनंजय के हिसाब से नहीं। अगर धनंजय तुम्हें प्यार करेगा तो तुम्हारी जरूरत का,
तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रखेगा, और अगर वह अपनी चीज़ पसंद नापसंद तुम पर थोपेगा इसका मतलब वह तुम्हें प्यार नहीं करता। देव तो था ही ऐसा। देव की बातों में तो रीडर भी आ जाते थे। वह तो धरा थी। धरा भी देव की बातों में आ गई और देव तो चाहता ही नहीं था कि धरा वह ड्रेस पहने। धरा हमें गर्दन हिलाते हुए बोली, अंडरस्को, शायद आप ठीक कह रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा पहनना चाहिए जिसमें मैं कंफर्ट फील करूं। देव के चेहरे पर जीत की एक मुस्कान आ गई है। वह बोला, अंडरस्को, हाँ और क्या। धरा ने धनंजय की भिजवाई हुई ड्रेस एक तरफ रख दी और कबर्ड में से एक साड़ी निकालकर वॉशरूम में चली गई। उस ड्रेस को देखकर देव को हंसी आ गई और फिर वह उस कमरे से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ अगद गाड़ी चला रहा था। यामिनी बेबी को लेकर उसके पास बैठी थी। बेबी अब भी हाथ पैर इधर उधर मार रहा था, कभी स्टीयरिंग पर हाथ मारता, कभी आगे हाथ मारता। उसे देखकर अगद का तो जैसे खून बढ़ रहा था। अगद कभी इतना खुश नहीं रहता था, लेकिन जब से यश उसकी जिंदगी में आया था, अगद भी खुश रहने लगा। थोड़ा बहुत खेलने के बाद बच्चे को भूख लगने लगी, इसलिए वह रोने लगा। अगद ने पूछा, अंडरस्को, ये रो क्यों रहा है। इस पर यामिनी ने उसे देखते हुए कहा, अंडरस्को, शायद इसे भूख लगी है। अगद ने कहा, अंडरस्को, तो मेरा मुंह क्या देख रही हो, बताओ यह क्या खाएगा। यामिनी ने कहा, अंडरस्को, गाड़ी साइड में रोकिए। अगद ने गाड़ी साइड में रोक दी। यामिनी ने थोड़ा हिचकिते हुए कहा, अंडरस्को, अब आप गाड़ी से बाहर जाइए, मुझे इसे फीड करना है। अगद ने गुस्से में यामिनी को देखा। यामिनी ने नज़र झुका ली। अगद गाड़ी से बाहर चला गया। करीब 20 मिनट तक अगद अपनी ही गाड़ी के बाहर खड़ा रहा, जो कि एक अपने में बहुत महान काम था। एक छोटे से बच्चे की वजह से अगद वो सारे काम करने लगा जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किए थे। थोड़ी देर बाद यामिनी ने गाड़ी के गेट को हल्का सा खटखटाया, जिसकी आवाज़ सुनकर अगद समझ गया कि बच्चे ने फीड करा लिया है। अगद फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद अगद ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोक दी। फिर यामिनी को देखकर बोला, अंडरस्को, उतरो। यामिनी ने कहा, अंडरस्को, हम दीवान महल में आ गए। अगद ने कहा, अंडरस्को, नहीं, मुझे नहीं लगता यश को तुमने ठीक से फीड कराया होगा, इसलिए चलो यश को कुछ खिलाते हैं। यामिनी की तो आंखें फैल गई। यामिनी ने छोटी आंखें करके गुस्से में कहा, अंडरस्को, आपको कैसे पता कि मैंने अपने बच्चे को ठीक से फीड नहीं कराया। इस पर अगद ने कहा, अंडरस्को, मैंने YouTube पर सर्च किया था कि कम से कम आधे घंटे तक बच्चे को फीड कराना चाहिए और तुम तो 15-20 मिनट में ही थक गई। अब चुपचाप उतरो गाड़ी से, इससे पहले कि मैं और ज़्यादा डिटेल बताऊं। यामिनी की तो आंखें फैल गई कि अगद जैसा बिजनेस टाइकून भी YouTube पर क्या क्या सर्च करता है। यामिनी को कहीं ना कहीं यज्ञ के नेचर पर हंसी भी आती थी, क्योंकि जब वह यज्ञ से मिली थी तब तो ये हमेशा यज्ञ की तरह जलता ही रहता था, लेकिन जैसे जैसे वह यश के करीब जाने लगा, यज्ञ की आग भी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। अगले ही पल तीनों उसे रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। यज्ञ ने अपने बच्चे के लिए सूप, आइसक्रीम, कस्टर्ड ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर में वेटर वह तीनों चीज़ लेकर उनकी टेबल पर आ गया। वेटर ने वह तीनों चीज़ टेबल पर रखी और सिर झुकाकर चला गया। यामिनी यश को सूप पिलाने लगी, लेकिन यश ने सूप नहीं पिया। यामिनी ने कस्टर्ड और आइसक्रीम भी ट्राई की, लेकिन यश ने वह भी नहीं खाया। यामिनी ने हल्के गुस्से में यज्ञ को देखकर कहा, अंडरस्को, देखा मिस्टर दीवान, यश का पेट भरा हुआ है, इसलिए इसे ये सब नहीं खाना। यज्ञ ने भी हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्को, मुझे दो जरा यश को। यश ने भी अपनी दोनों बाहें फैला दी, जैसे वह यज्ञ के पास जाना चाहता हो। यामिनी को तो अब यश पर भी गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वह उससे ज्यादा यज्ञ के करीब जा रहा था। यज्ञ ने यश को अपनी गोद में लिया और थाई पर बिठाया और फिर उसे धीरे धीरे करके आइसक्रीम खिलाने लगा और यश भी चटकारे लेकर आइसक्रीम खा रहा था। यज्ञ ने यामिनी को देखकर कहा, अंडरस्को, तुम्हें बच्चे पालने भी आते हैं। यामिनी भी कहाँ कम थी, उसने भी जवाब देते हुए कहा, अंडरस्को, मिस्टर दीवान, आप तो मुझे ऐसे कह रहे हैं जैसे बिजनेस से पहले आप बेबी सिस्टर का काम करते थे।
यज्ञ ने कहा, अंडस्को, तुम्हारी जुबान इतनी क्यों चलती है? तुम अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं लगता कि तुम यज्ञ दीवान के सामने कुछ ज्यादा बोलती हो? यामिनी भी गुस्से में बोली, अंडस्को, मिस्टर दीवान, मुझे बेवजह बोलने की आदत नहीं है, लेकिन पहले आप ही मुझे चिढ़ाते हैं और जब मैं आपको जवाब देती हूँ तब आपको लगता है कि मैं ज्यादा बोलती हूँ। तो तुम मुझे जवाब मत दिया करो, क्योंकि मैं जवाब सुनने का आदी नहीं हूँ, समझी तुम? यज्ञ ने यामिनी को चेतावनी देते हुए कहा। इस बार यामिनी ने धीरे से पूछा, अंडस्को, मिस्टर दीवान, आप थकते नहीं हैं? इतना एटीट्यूड दिखाते दिखाते आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको अपने एटीट्यूड को छोड़कर एक फ्री जिंदगी चाहिए? आपको नहीं लगता कि कुछ दिनों के लिए एटीट्यूड को छुट्टी दे देनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि आपको अपने एटीट्यूड को ऑफिस में ही छोड़कर आना चाहिए? लेकिन आप तो अपने एटीट्यूड के साथ साथ लिए घूमते हैं। आपको अपने एटीट्यूड से चिढ़ नहीं होती? कहाँ से लाते हैं आप इतना एटीट्यूड? हमें भी बता दीजिए, मैं भी जाकर 1-2 दर्जन खरीद लूंगी। इस बार यज्ञ ने भी बड़े प्यार से यामिनी को जवाब देते हुए कहा, अंडस्को, तुम जानना चाहती हो कि मैं एटीट्यूड कहाँ से लाता हूँ? वहीं से लाता हूँ जहाँ से तुम इतनी बेवकूफ़ी लेकर आती हो। लेकिन तुम्हें एटीट्यूड खरीदने की ज़रूरत है, पर मैं बेवकूफ़ी नहीं खरीदना चाहता। इस पर यामिनी ने भी हंस कर कहा, अंडस्को, हाँ जानती हूँ, क्योंकि जितना आपके पास एटीट्यूड है उससे कहीं ज़्यादा तो आपके पास बेवकूफ़ी है। तो आप कहाँ बेवकूफ़ी खरीदने वाले हो? यज्ञ ने भी जवाब देते हुए कहा, अंडस्को, यामिनी, तुमने पागलपंती में कोई डिप्लोमा किया है या जन्म से ही इतना ज्ञान प्राप्त है? यामिनी के पास अब जवाब नहीं बना, इसलिए वह दांत पीसकर चुप रह हो गई। उसे देखकर यज्ञ ने हंसते हुए यश से कहा, अंडस्को, देखा, आज मैंने तेरी माँ को चुप करवा दिया, वरना तेरी माँ को चुप करवाना रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर है। ये सुनते ही फिर से यश ने अपने 2 दांत दिखा दिए। यश के दांत देखकर यज्ञ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर उसने आगे बढ़कर यश के गालों को चूम लिया। अचानक ही यज्ञ के मुंह से निकला, यकीन नहीं आता, इसके पापा ने इसे छोड़ दिया, कितना तो प्यारा बच्चा है ये सुनते ही यामिनी ने हैरानी से यज्ञ को देखा और यज्ञ को महसूस हुआ कि उसने अभी क्या बोला। यामिनी इस वक्त यज्ञ की बात सुनकर बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबा लिया। जो माहौल अभी खुशनुमा था, अचानक ही उस माहौल में उदासी छा गई। लेकिन यज्ञ को खास फर्क नहीं पड़ा, वह तो अब भी अपने बेटे के साथ खेल रहा था। करीब 1 घंटे बाद यज्ञ यश को लेकर रेस्टोरेंट के बाहर आ गया और फिर गाड़ी में बैठकर दीवान महल वापस आ गया। यज्ञ ने गाड़ी दीवान महल के बाहर रोकी और गाड़ी से उतर गया और फिर वह घूमकर यामिनी के पास गया और उसने सोए हुए यश को अपनी गोद में ले लिया। यज्ञ अपने बच्चे को लेकर दीवान महल के अंदर आ गया। पीछे पीछे यामिनी भी आ रही थी। कोई उन्हें दूर से देखत तो कह सकता था कि वह दोनों परफेक्ट कपल हैं, जिसमें पति ने अपने बच्चों को गोद में लिया हुआ है और उसकी बीवी उसके पीछे पीछे आ रही है। यज्ञ सोए हुए यश को लेकर यामिनी के कमरे की तरफ बढ़ गया। फिर उसने उसे प्यार से बेड पर लेटाया। यज्ञ ने जैसे ही यश को लेटा कर पीछे पलटा, यामिनी से टकरा गया। यामिनी गिर जाती उससे पहले ही यज्ञ ने यामिनी की कमर पर हाथ डालकर उसे संभाल लिया। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। यज्ञ ने जैसे ही यश को लेटा कर पीछे पलटा, यामिनी से टकरा गया। यामिनी गिर जाती उससे पहले ही यज्ञ ने यामिनी की कमर पर हाथ डालकर उसे संभाल लिया। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। अचानक ही यज्ञ की नज़र यामिनी की गर्दन पर पड़ी, जहां एक तिल था जो शायद उसका बर्थमार्क था। यज्ञ ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि उसने जिस लड़की के साथ 1 नाइट स्टैंड किया था, उस लड़की की गर्दन पर भी ऐसा ही तिल था। थोड़ी देर बाद ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में खड़े रहने के बाद यामिनी ने कहा, अंडस्को, मिस्टर दीवान, छोड़ दीजिए। ये कहते ही यज्ञ ने यामिनी को छोड़ दिया और यामिनी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। फर्श पर कालीन बिछी हुई थी, इसलिए यामिनी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वह हैरान थी कि यज्ञ ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। यामिनी ने गुस्से में कहा, अंडस्को, मिस्टर दीवान, आपने मुझे छोड़ दिया। यज्ञ ने कंधे उचका कर कहा,
तुमने ही तो कहा था छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। ऐसे छोड़ने को नहीं कहा ये, यामिनी ने डबल गुस्से में कहा। यज्ञ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुमने कहा था छोड़ दो, यह नहीं कहा था ऐसे छोड़ो या वैसे छोड़ो। यज्ञ कमरे से चला गया और यामिनी हैरानी से यज्ञ को जाते हुए देख रही थी। यामिनी उठकर गुस्से में बोली, सूरज पश्चिम से निकल सकता है लेकिन यह आदमी नहीं सुधर सकता। वही यज्ञ चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर यामिनी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जा रहा था और तभी देव से टकरा गया। देव से टकराते ही यज्ञ धड़ाम से गिर पड़ा। यामिनी जब गिरी थी तो कालीन था इसलिए से ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन जब यज्ञ गिरा तो वहां कोई कालीन नहीं था, सीधा फर्श पर गिरने की वजह से उसकी कमर पर चोट आ गई। यज्ञ ने गुस्से में देव को देखकर कहा, ढंग से चल नहीं सकते, दिखाई नहीं देता। देव ने गुनगुनाते हुए कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। देव मुस्कुरा रहा था और देव को देखकर यज्ञ अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। देव ने मुस्कुराकर यज्ञ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। यज्ञ ने देव का हाथ झटक दिया और फिर खुद ही उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह उठ पाता उससे पहले ही देव ने चुटकी बजा दी और वह फिर से धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। यज्ञ की कमर पर पहले ही चोट आई थी, अब तो उसकी कोहनी पर भी चोट लग गई। यज्ञ बहुत मुश्किल से अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा हुआ और देव को देखकर दांत पिसता हुआ बोला, तुम ये भूतों की तरह इधर उधर क्यों भटकते रहते हो? अपने काम से काम नहीं रख सकते? मुझे तुम्हारे टक्कर लगने से चोट लग गई। देव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें तो अभी और बहुत चोट लगने वाली है। खुद को मजबूत कर लो, जितनी चोट तुम औरों को दोगे तुम्हें भी बदले में उतनी ही चोट लगेगी, तब शायद तुम्हें समझ आए कि दूसरा इंसान भी तुम्हारी तरह हार्ड मांस का बना हुआ है। यज्ञ ने देव से बहस करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि यज्ञ भी कहीं ना कहीं समझ चुका था कि देव से कोई नहीं जीत सकता, इसलिए वह अपनी कमर पर हाथ रखकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। देव ने उसे रोकते हुए कहा, अच्छा तुम्हारी बटन वाली मिली। ये सुनते ही यज्ञ को यामिनी का टकराना याद आ गया। यज्ञ को महसूस हुआ शायद कहीं ना कहीं वह लड़की यामिनी ही है जिसके साथ उसने वह रात बिताई थी, लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं था। यज्ञ अपने ही ख्यालों में था, तभी उसके कानों में देव की आवाज पड़ी, जो तुम सोच रहे हो सकता है वह सही हो, इसलिए अपनी डायरेक्शन मत बदलो, इसी डायरेक्शन में आगे चलते जाओ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। देव ने यज्ञ को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रास्ता दिखा दिया था, लेकिन यज्ञ ने तो देव की आधी अधूरी बात सुनी और फिर वह अपने कमरे में आ गया। यज्ञ अपने कमरे में आया तो बड़ी मुश्किल से सोफे पर बैठा। उसे सच में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, लेकिन उसे इस वक्त यामिनी के तिल की याद आ रही थी। यज्ञ ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके कहा, मुझे यामिनी की सारी डिटेल ला कर दो। कहाँ से आई है, किससे शादी की, इसका पति क्या करता है, इसके पति का और इसका डाइवोर्स क्यों हुआ, और इसने अपने पति से एलिमनी की डिमांड क्यों नहीं की, यह अकेले ही अपने बच्चे को क्यों संभाल रही है। मुझे यामिनी के बारे में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दो, और अगर तुमने कहीं भी कोई भी गड़बड़ की या कुछ भी तुमसे छूट गया तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर यज्ञ ने फोन कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अनिका ने अंगद की पसंद का खाना बनाया था। वह आज अंगद से पैसे मांगने वाली थी, इसलिए उसने अंगद की पसंद को ध्यान करते हुए सारा उसकी पसंद का खाना बनाया ताकि उसका मूड ठीक रहे और वह पैसे देने में उसे ज्यादा बातें न सुनाए। अनिका को नहीं पता था कि अंगद आज ऑफिस गया ही नहीं। अंगद का मन बहुत बेचैन हो रहा था, इसीलिए वह पूरा दिन स्टडी रूम में ही रहा। अनिका तो डाइनिंग टेबल पर अंगद का इंतजार कर रही थी। सुधीर जो कि किचन के सामने से गुजर रहा था, उसने अनिका को देखा तो समझ गया कि अनिका अंगद का इंतजार कर रही है। सुधीर जाकर अनिका से बोला, मैडम सर आज ऑफिस नहीं गए, वह तो स्टडी रूम में है। सुधीर की बात सुनकर अनिका ने हाँ में ही गर्दन दिला दी और बहुत मुश्किल से स्टडी रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। जैसे जैसे स्टडी रूम करीब आ रहा था, अनिका के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी,
कि पता नहीं अंगद उसे पैसे देगा या नहीं, और अगर देगा तो उसे पूरी तरह बेइज्जत करके देगा। अनिका ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि बेशक वह उसे बेइज्जत करे लेकिन पैसे दे दे। वहीं दूसरी तरफ आगंद ने स्टडी रूम में कोई काम नहीं किया। वह तो बस अपनी बेचैनी कम करने के लिए बियर पी रहा था, लेकिन हर एक सिप के बाद उसकी बेचैनी और बढ़ रही थी। अनिका अपने इमोशंस को कंट्रोल करके स्टडी रूम में आई। आगंद स्टडी रूम की बालकनी में बियर की बोतल लेकर खड़ा था। उसे पता ही नहीं था कि अनिका उस कमरे में आ गई। तभी अनिका ने आगंद को आवाज देते हुए कहा, मिस्टर दीवान डिनर तैयार है, कर लीजिए। आगंद ने पलट कर देखा तो उसकी नज़र अनिका की नज़र से टकराए। आगंद ने अनिका को देखा तो अनिका के चेहरे पर दुनिया भर की उदासी थी। आगंद ने मन ही मन खुद से कहा, अनिका, यह उदासी मैंने ही तुम्हें दी है। बहुत जल्द तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हो। आगंद अपने ही ख्यालों में था, तभी अनिका ने फिर कहा, मिस्टर दीवान डिनर कर लीजिए। आगंद ने सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाए और स्टडी रूम से निकलकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। आगंद इस वक्त हल्के नशे में था। तभी देव भी आकर आगंद के सामने बैठ गया। देव को देखकर आगंद की बोएं तन गई। बेशक आगंद अनिका को पसंद नहीं करता था, लेकिन कहीं ना कहीं वह अनिका के साथ अब अकेले में वक्त बिताना चाहता था। देव ने जब आगंद को नशे में देखा तो गाना गुनगुनाने लगा, नशा ये प्यार का नशा है, ये बात मेरी मानो, नशे में आज डूब जाओ, रहो ना होश में दीवानो। आगंद को गुस्सा आ गया। इस वक्त देव का वहां बैठना अनिका को भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह आगंद से पैसे मांगना चाहती थी और देव के सामने पैसे मांगने में उसे शर्म आ रही थी। ऊपर से उसे पता नहीं था कि आगंद उसके साथ कैसा बिहेव करेगा। थोड़ी देर बाद डिनर करके आगंद अपने कमरे में चला गया। देव ने अनिका को देखकर कहा, जाओ जाकर पैसे मांग लो, आज तो लगता है जनाब का मूड बहुत सही है। अनिका तो देव की बात सुनकर हैरान थी। उसे नहीं पता था कि देव को कैसे पता कि उसे पैसे चाहिए। फिर अनिका ने सोचा, हो सकता है देव ने उसकी और उसकी माँ की बात सुन ली होगी। अनिका ने देव की तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिलाए और फिर आगंद के पीछे पीछे कमरे में आ गई। अनिका ने देव की तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिलाए और फिर आगंद के पीछे पीछे कमरे में आ गई। वहीं दूसरी तरफ धरा खुश होकर तैयार हो रही थी, बिना ये सोचे कि उसकी जिंदगी धनंजय के साथ खुशी खुशी बीतेगी भी या नहीं। वह बस उस लम्हे को जी रही थी। उसने एक पिंक कलर के खुले पल्ले की साड़ी और मल्टी कलर का ब्लाउज पहना। धरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज से पहले वह इतनी अच्छे से तैयार नहीं हुई थी। उसने अपने गले में मंगलसूत्र पहना, कानों में बड़े बड़े ईयरिंग्स पहने, मांग में भरकर सिंदूर लगाया, हाथों में मैचिंग बैंगल्स। सच में आज तो धरा परियों को भी फेल कर रही थी। धरा जैसे ही तैयार होकर कमरे से बाहर आई, उसकी नज़र देव पर पड़ी। देव ने उसकी बलाई लेते हुए कहा, क्या बात है, आज तो धरा मिस यूनिवर्स लग रही है। देव के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर धरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। देव ने मन ही मन कहा, धारा, मैं चाहता हूँ तुम्हारी यह मुस्कान हमेशा ऐसे ही बनी रहे, इसीलिए तुम्हें हर तो करना पड़ेगा। देव ने धरा को देखकर कहा, चलो धरा, तुम्हें मैं ले चलता हूँ। धरा बोली, नहीं, उन्होंने गाड़ी भेजी है। देव ने कहा, अरे चलो ना, मैं लेकर चलता हूँ, मेरे साथ ज्यादा सिक्योर रहोगी, और वैसे भी वह अरेंजमेंट बहुत दूर है। तुम्हारे पति ने 2 पैसे बचाने के चक्कर में जंगल में तुम्हारे साथ डेट प्लान की है। वहां जाने में 2 घंटे लगेंगे, तो मेरे साथ बात करते करते चलोगी तो वक्त जल्दी गुजर जाएगा। धरा को भी देव का सजेशन अच्छा लगा और वह देव के साथ दीवान महल से बाहर आ गई। देव ने गाड़ी का गेट खोला, धरा बैठ गई। देव ने ड्राइविंग सीट संभाली। 2 घंटा ड्राइव करने के बाद देव ने गाड़ी एक रिजॉर्ट के बाहर रोक दी, जो शहर से दूर था। टाइगर ने वह पूरा रिजॉर्ट डेकोरेट करवाया हुआ था ताकि धनंजय और धरा की डेट में कोई कमी ना हो। पूरा रिजॉर्ट खाली था, बस कुछ वेटर ही थे। वह भी इसीलिए थे ताकि धनंजय और धरा को खाना सर्व कर सकें। देव और धरा अंदर गए तो रिसोर्ट का पूरा गार्डन सजा हुआ था।
गार्डन के बीचों बीच एक गोल टेबल थी और उसके पास 2 चेयर थी। देखकर ही पता लग रहा था कि किसी कपल के लिए वह टेबल और चेयर अरेंज की हुई है। धरा तो हर एक चीज अपनी आंखों में समा रही थी। वह पहली बार ऐसी किसी जगह पर आई थी। वह कभी भी अनाथ आश्रम से बाहर नहीं गई थी और अनाथ आश्रम से बाहर गई तो सीधा दीवान में है आई। धरा को वह डेकोरेशन बहुत सुंदर लग रही थी। धरा तो एक एक चीज को ध्यान से देख रही थी। उस रिसोर्ट में एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी था जिसमें लाल गुलाब बिखरे हुए थे। आसपास मोमबत्तियां लगी हुई थी। तभी धनंजय रिसोर्ट के अंदर से बाहर आया। धरा का ध्यान धनंजय पर नहीं था। वह तो आसपास की डेकोरेशन देखकर अट्रैक्ट हो रही थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह इतने अमीर आदमी की बीवी है। पहली बार उसके दिल में खुशी ने दस्तक दी थी। पहली बार उसे लगा कि उसे धनंजय के साथ अपना रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा नए खिलौने को देखकर खुश हो जाता है, ऐसे ही धरा भी उस डेकोरेशन को देखकर खुश हो रही थी। धरा को खुश देखकर धनंजय के चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आ गई। धनंजय ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को धरा, तुम्हें पटाना बहुत बड़ा काम नहीं है। तुम्हें 2 बार में डेट पर लेकर गया और तुम मेरे लिए डेडिकेट हो जाओगी। धनंजय अपने में ही मन बोले जा रहा था। उसका ध्यान देव पर था ही नहीं। देव ने भी मन ही मन कहा, अंडरस्को इतना आसान नहीं है धरा को पटाना। जब तक मैं हूं तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। धनंजय का ध्यान फिर देव पर गया जो गाड़ी की चाबी अपनी उंगली में डालकर घूम रहा था। देव को देखकर धनंजय का खून फूट गया। देव ने धनंजय की तरफ आंख मारते हुए कहा, अंडरस्को ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जा रहा हूं, एंजॉय योर डेट। देव वहां से चला गया। धनंजय धरा के पास आया। धरा सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन धनंजय को इस बात का गुस्सा आ गया कि धरा ने उसकी दी हुई ड्रेस नहीं पहनी। लेकिन धनंजय ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। धनंजय चेयर पर बैठा और उसने धरा को भी बैठने का इशारा किया। धरा भी बैठ गई। धरा खुश थी कि वह पहली बार धनंजय के साथ डेट पर आई है। धरा और धनंजय दोनों ही खाना खाने लगे। तभी धनंजय का फोन वाइब्रेट हुआ। धनंजय अपना फोन लेकर साइड में चला गया। धरा टेबल पर अकेले ही धीरे धीरे खाना खाती रही, लेकिन धनंजय नहीं आया। वह कंटिन्यू गार्डन के एक तरफ खड़ा होकर फोन पर ही बात करता रहा। करीब 1 घंटा हो गया। धनंजय अभी फोन पर ही बात कर रहा था। धरा का मन अब टूट चुका था। धरा धनंजय को ही देख रही थी। उसे लगा था उसके और धनंजय के बीच में सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन धनंजय तो अब भी अपने काम को लेकर धरा को इग्नोर कर रहा था। धरा को लगा धनंजय के साथ वक्त बिताएगी तो धनंजय उससे प्यार भरी बातें करेगा, जिसकी वजह से उसे अंदर ही अंदर शर्म भी आ रही थी। लेकिन धनंजय तो अब भी फोन पर ही बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद धनंजय फोन पर बात करता हुआ रिसोर्ट के अंदर चला गया। धरा धनंजय को ही देख रही थी, लेकिन धनंजय वापस नहीं आया। करीब 1 घंटा और बैठने के बाद धरा भी रिसोर्ट के अंदर चली गई तो उसने देखा धनंजय लैपटॉप पर काम कर रहा था। धनंजय ने धरा को एक नज़र देखा और बोला, अंडरस्को जाकर सो जाओ, मुझे कुछ काम है। धरा उतरा हुआ सा चेहरा लेकर वहां से चली गई। धरा बेडरूम में आ गई और अब रिसोर्ट पर धरा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। धरा जितना एक्साइटेड होकर आई थी उसके एक्साइटमेंट सारी खराब हो गई। अपने रिश्ते के बारे में सोचते सोचते धरा की आंखों में पानी आ गया और कुछ देर बाद वह नींद की आगोश में चली गई। वहीं दूसरी तरफ अनिका कमरे में चक्कर लगा रही थी और अंगद बालकनी में खड़ा था। अनिका की हिम्मत अंगद से पैसे मांगने की बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पैसे तो मांगने ही पड़ते। अपने आप को तैयार करके अनिका अंगद के पास गई और हकलाती हुई जुबान में बोली, अंडरस्को मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अंगद ने बिना अनिका की तरफ देखे बोला, अंडरस्को तो हकला क्यों रही हो? बोलो क्या बात करनी है? अनिका ने फिर से हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को छोटी की शादी फिक्स हो गई। अंगद ने हल्का सा पलटकर अनिका की तरफ देखा और बोला, अंडरस्को कौन छोटी? अनिका ने फिर से हिम्मत जुटाते हुए कहा, अंडरस्को मेरी छोटी बहन, उसकी शादी फिक्स हो गई। तो अंगद बोला। अनिका ने फिर से हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को वह कुछ पैसे चाहिए थे उसकी शादी के खर्चे के लिए।
ये बोलते ही अनिका ने कसकर आंखें बंद कर ली क्योंकि वह जानती थी अब अंगद उसे खूब बेइज्जत करेगा। तभी अनिका के कानों में अंगद की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, अनिका की छोटी बहन की शादी फिक्स हो गई है। उसकी मॉम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो, पैसे कम नहीं पड़ने चाहिए। अनिका ने आंख खोलकर देखा तो अंगद किसी को फ़ोन पर इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अनिका ने हैरानी से अंगद को देखा। अंगद अनिका को ही देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद अंगद कमरे में आया और बेड पर लेट गया। अनिका कुछ देर बालकनी में ही खड़ी रही। हालांकि अंगद ने उसे कुछ नहीं कहा, फिर भी उससे बेचैनी होने लगी। उसे घबराहट हो रही थी, गर्मी लग रही थी, इसलिए वह बालकनी में ही खड़ी रही। थोड़ी देर बाद बालकनी के सोफे पर बैठ गई और सोचते सोचते वही सो गई। अगली सुबह धनंजय ड्राइव कर रहा था और धरा उसके बराबर में बैठी थी। धरा अब भी सो रही थी। धनंजय धरा को सोते हुए ही गाड़ी में बैठाकर ले आया था। थोड़ी देर बाद धनंजय ने गाड़ी दीवान महल के गार्डन में रोकी। धरा की भी आंख खुल गई और वह पहले तो हैरान हुई कि वह गाड़ी में कैसे आई। फिर उसे याद आया कि जब वह नींद में थी तो धनंजय ही उसे उठाकर गाड़ी में लेकर आया था। कहीं ना कहीं ये सोचकर धरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर वह गाड़ी से उतरकर दीवान महल के अंदर चली गई। देव गार्डन में ही बैठा था। उसने धनंजय और धरा को आते हुए देख लिया था। धनंजय अंदर जा रहा था तो देव ने उसे रोकते हुए कहा, क्या बात है? लगता है डेट सक्सेसफुल हो गई। धनंजय ने एटीट्यूड के साथ अपना कोट झटका दिया, जैसे कहना चाहता हूं तुम हार गए। देव ने कहा, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं हार गया? धनंजय देव के पास आकर हाथ बांधते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम सच में हारे हो? देव ने भी हाथ बांधकर पूछा, और मैं कैसे हार गया? धनंजय ने कहा, वह अपनी खुशी से मेरे साथ डेट पर गई थी। देव ने कहा, अच्छा, तुम्हारी दी हुई ड्रेस उसने नहीं पहनी। रात भर तुम काम करते रहे, उसके साथ 2 पल भी तुमने नहीं बिताए और तुम कहते हो कि वह तुम्हारे साथ खुशी से डेट पर गई थी। वह तुम्हारे साथ डेट पर गई क्योंकि वह रिश्ते को बचाना चाहती थी, तुम्हारे प्यार में पड़कर नहीं गई। वैसे भी वह तुम्हें प्यार नहीं करती, तो मुझे लगता है कि मुझे ट्राई मार लेना चाहिए। ये सुनते ही धनंजय ने देव का कॉलर पकड़ लिया और देव ने कहा, धनंजय, ये गलती मत करना, मैं सच में तुम्हें उठाकर पटक दूंगा। रही बात धरा को पटाने की तो वह तो मैं पटा कर रहूंगा क्योंकि तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं। तुम अपने वेपन्स के बिजनेस में ही कंसंट्रेट करो, लड़की पटानी तुम्हारे बस की बात नहीं। धनंजय ने कहा, अब तुम हार गए तो मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो। देव ने धनंजय का हाथ अपने कॉलर से छुड़वा कर कहा, तुम्हें और मैनिपुलेट करूंगा? शक्ल देखी तुमने अपनी धरा के दिल में तो तुमसे जगह बनी नहीं और एक अजीब से डिनर को डेट का नाम दे रहे हो। धनंजय, अगर धरा खुश होकर तुम्हारे साथ जाती तो तुम्हारी दी हुई ड्रेस पहन कर जाती, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करते ना कि पूरा रात लैपटॉप में बैठे रहते। धनंजय को ये बात खल गई कि देव को कैसे पता कि वह पूरी रात लैपटॉप में काम करता रहा। उसे कहीं ना कहीं अब धरा पर गुस्सा आ रहा था कि हो ना हो धरा ने ही उसे फ़ोन करके बताया होगा। धनंजय अब 1 मिनट भी वहां नहीं रुका और सीधे कमरे में गया। धरा अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। धनंजय ने धरा की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? मैं अगर 2 मिनट तुम्हारे पास नहीं बैठा तो तुमने मेरी शिकायत जाकर देव से कर दी। मैं तुम्हारे पीछे मजनू बनकर नहीं घूम सकता। मुझे 100 काम होते हैं, मुझे अपना बिजनेस देखना होता है। यह इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा घर बिना काम करे नहीं हुआ। दिन रात काम करता हूँ तब जाकर एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाता हूँ और तुमसे रहा नहीं गया। सब कुछ देव को जाकर बता दिया। कल को तुम्हारे करीब जाऊंगा तब भी तुम ये बात देखो बताओगी। धरा तो धनंजय की बात सुनकर शॉक हो गई क्योंकि उसने तो देव को कुछ भी नहीं बताया था। धनंजय गुस्से में धरा को बोल रहा था। धरा की आंखों में आंसू आ गए।
धरा को यकीन नहीं था कि 2 दिन पहले जो इंसान उससे इस रिश्ते की भीख मांग रहा था वही इंसान अब उससे ऐसी बात कर रहा है। धरा अपने आंसू कंट्रोल करते हुए बोली, अंडस्को, मैंने देव को कुछ नहीं बताया। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो थोड़ा अकल भी लगा लेते। मेरे पास फोन ही नहीं है तो मैं देव को कैसे बताऊंगी। अभी आपके सामने ही इस घर में आई हूँ। कल रात से मैंने देव से कोई बात नहीं की। अब जाकर धनंजय का दिमाग खनका क्योंकि धरा सही कह रही थी। धरा के पास न फोन था न ही वह कल रात कहीं गई थी तो फिर देव को कैसे पता। धनंजय ने धरा की बाजू छोड़ दी। धरा बोली, अंडस्को, मुझे देव ने कहा था कि आप बस नाटक कर रहे हैं और कल रात मुझे देखकर लगा अब भी आप नाटक ही कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि हम इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दे। मुझे आपके शीश महल में नहीं रहना। मैं अनाथ आश्रम वापस जाना चाहती हूँ। डाइवोर्स पेपर अभी मेरे पास है, आप उन पर साइन कर दीजिए और मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दीजिए। ये सुनते ही धनंजय को गुस्सा आ गया और उसने अपने हाथों से धरा का जबड़ा पकड़ते हुए कहा, अंडस्को, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी। मैंने जरा सी प्यार से क्या बात कर ली। तुम अपनी औकात से बाहर आ गई। ये सुनते ही धरा की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गई। उसकी आंखों में जो आंसू ठहरे थे वह बह गए। धनंजय ने और ज्यादा गुस्से में कहा, अंडस्को, मुझसे डाइवोर्स लोगी? डाइवोर्स चाहिए? नहीं देता डाइवोर्स क्या कर लोगी? मेरे पापा से जाकर शिकायत करोगी? देव के सामने जाकर अपना दुखड़ा रोगी? जो करना है कर लो, नहीं दूंगा तुम्हें डाइवोर्स। पहले तो तुमसे प्यार से पेश आ रहा था लेकिन तुम इस लायक ही नहीं हो कि धनंजय दीवान तुमसे प्यार से पेश आए। धनंजय बहुत जोर से धरा के चेहरे को दबा रहा था। धरा ने हाथ पकड़ कर कहा, अंडस्को, छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। लेकिन धनंजय ने धरा पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, अंडस्को, बहुत नाटक कर लिया मैंने तुम्हारे साथ, इससे ज्यादा नाटक नहीं कर सकता। चुपचाप अपना सामान लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। ज्यादा नखरे करे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। धनंजय ने फिर झटके से धरा के चेहरे को छोड़ दिया। धरा अपना बैलेंस संभाल नहीं पाए और जमीन पर जा गिरी। धरा हैरानी से आंखों में आंसू लिए अभी धनंजय को देख रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने धनंजय की बातों पर यकीन किया, क्यों उसने इस रिश्ते को एक मौका दिया। वह उसी दिन साइन कर देती तो इस रिश्ते से आज़ाद हो जाती है, लेकिन धनंजय ने उसे इस रिश्ते में कैद करके रख लिया। धनंजय ने पॉइंट करके गुस्से में कहा, अंडस्को, धनंजय दीवान को हारना पसंद नहीं और उस कल के आए हुए लौंडे से तो बिल्कुल भी नहीं। अपना सामान उठाओ और चुपचाप मेरे कमरे में आ जाओ और सबके सामने ये दिखाओ कि तुम मेरे साथ खुश हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तिल तिल कर इसी रिश्ते में मरोगी, कभी आज़ाद नहीं होगी। मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा ही नहीं, और अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं तो बेहतर होगा कि सबके सामने एक अच्छी बीवी बन जाओ। अगर मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस पसंद आई तो शायद मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ादी दे दूं, समझी? इतना कहकर धनंजय अपने कमरे में चला गया। धनंजय के जाते ही धरा फूट फूट कर रोने लगी। उसे यकीन नहीं था कि अभी उसने क्या सुना। उसे यकीन नहीं था कि कल रात धनंजय ने जो उसके साथ शांति से कुछ पल बिताए थे वह धनंजय एकदम से गुस्सा हो जाएगा। कुछ देर ऐसे ही रोने के बाद धरा ने अपने आंसू पूछे और चुपचाप अपना सामान पैक किया और धनंजय के कमरे की तरफ आने लगी, लेकिन उसे रास्ते में देव मिल गया। देव ने कहा, अंडस्को, डर गई धनंजय से? उसने डराया और तुम डर कर उसके कमरे में जा रही हो? तुम धरा इतनी डरती क्यों हो? क्या तुम लड़ नहीं सकती? क्या अपने हक के लिए तुम्हारी जुबान नहीं खुल सकती? कब तक धनंजय के डर के साए में जियोगी? अगर तुम इस डर से आज़ाद होना चाहती हो तो तुम्हें लड़ना होगा, खुद के लिए लड़ना होगा। धरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कोई जवाब देने के कंडीशन में ही नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह चुपचाप देव के सामने से धनंजय के कमरे में आने लगी। देव ने धरा को रोते हुए देख फिर कहा, अंडस्को, मेरी बातों का जवाब दिए बिना जा रही हो? क्यों नहीं लड़ सकती? क्यों धनंजय की हर बात बिना किसी शिकायत के मान लेती हो? और वह तुम्हारे साथ गलत कर रहा है और उससे भी ज्यादा तुम खुद के साथ गलत कर रही हो। धरा पलट गई। उसने देव को देखकर नम आंखों से कहा, अंडस्को, कैसे लड़ूं?
कैसे लड़ सकती हूँ मैं उनसे? क्या मेरी हैसियत है जो मैं उनसे लड़ूं? वो हर पल मुझे अपनी हैसियत याद दिलाते हैं। मैं भी अपनी हैसियत भूल नहीं पाती। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनके सामने खड़ी भी हो जाऊं। धरा ने अपने आंसू पोंछकर कहा, अंडस्को, देव, मेरे पास ना फैमिली है, ना किसी का प्यार, ना पैसा, ना पोजीशन, कुछ भी तो नहीं है। फिर किस बेस पर मैं उनसे लड़ाई करूं? लोगों की फैमिली होती है जो उन्हें सपोर्ट करती है। मेरे पास फैमिली नहीं है, कहने के लिए बस एक अनाथ आश्रम है। अगर मैं अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने भी लगूं, तब भी मिस्टर दीवान को थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा अनाथ आश्रम को बर्बाद करने में। मेरी वजह से कितने ही बच्चे जो पहले से ही अनाथ हैं और ज़्यादा अनाथ हो जाएंगे। मुझे नहीं लड़ना मिस्टर दीवान से, मैं नहीं लड़ना चाहती। इतना कहकर धरा अपनी आंखों में आंसू लेकर धनंजय के कमरे की तरफ आ गई। इस बात से बेखबर कि धनंजय ने धरा और देव की बातें सुन ली। धरा धनंजय के कमरे में आई तो चुपचाप एक जगह खड़ी रही। उसे वह दिन याद आ गया जब धनंजय ने उसकी बाजू पकड़कर उसे अपने कमरे से बाहर निकाला था। धनंजय फिर से धरा के सामने आया और गुस्से में बोला, अंडस्को, सही कहा तुमने देव से। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा अनाथ आश्रम तो गया समझो। धरा को धनंजय से कुछ भी बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। न ही धरा धनंजय के पास रहना चाहती थी और न ही अब धनंजय को कोई जवाब देना चाहती थी। धनंजय ने कहा, अंडस्को, और मेरा मुंह क्या देख रही हो? हट जाओ सामने से। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और जितनी जल्दी हो सके अच्छी बीवी बनने की कोशिश करो। इतना कहकर धनंजय बाहर चला गया। बाहर जाते ही वह देव से टकरा गया, लेकिन उसने देव से बात करना जरूरी नहीं समझा और हॉल से होता हुआ गार्डन में आ गया। देव भी पीछे पीछे धनंजय के पास आ गया। धनंजय जैसे ही गाड़ी में बैठा, देव ने कहा, अंडस्को, तो दिखा दिया कि तुम कितने बड़े मर्द हो। एक औरत पर अपनी हुकूमत करके अपने आप को कहीं के शहंशाह समझते हो। मुझसे टकराने की तो तुम में हिम्मत है नहीं, इसीलिए जाकर सारा गुस्सा धरा पर निकाल दिया। धरा, और मेरी बात सुन ली ना तुमने, लेकिन सिर्फ इतना सुना कि तुम अनाथ आश्रम बर्बाद कर दोगे, लेकिन मैंने वह सुना जो तुम्हें सुनना चाहिए था। धनंजय से देव की बात सिर के ऊपर से जा रही थी। धनंजय गाड़ी में बैठकर और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। धनंजय इस वक्त देव को जवाब नहीं देना चाहता था। रात का वक्त, सब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। धरा की आंखें बता रही थी कि वह पूरा दिन रोई है, फिर भी चुपचाप डिनर कर रही थी। रोज की तरह यज्ञ भी यश को अपने गोद में बिठाकर डिनर कर रहा था और उसे भी खिला रहा था। यश भी यज्ञ की गोद में बैठकर खाना खा लेता था, लेकिन यामिनी जब उसे खाना खिलाती थी तो नखरे करता था। यामिनी यह सब देखकर अंदर ही अंदर यज्ञ से इनसिक्योरिटी फील करने लगी। उसे लगने लगा कि यज्ञ उसके बच्चे को छीन लेगा। यामिनी बहुत गुस्से से यज्ञ को देख रही थी। यामिनी मन ही मन सोच रही थी, यज्ञ को तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये तो प्यार प्यार में ही मेरे बेटे को मुझसे छीन लेगा और मैं देखती रहूंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। यज्ञ ने एक नज़र यामिनी को देखकर कहा, अंडस्को, मुझ पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। चुपचाप खाना खा लो, तुम्हारा बेटा छीन नहीं रहा। यामिनी दांत पीसते हुए बोली, अंडस्को, सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी जिंदगी में मेरे बच्चे के अलावा कुछ भी नहीं है, इसे भी तुम दिन रात अपने पास रखते हो। यज्ञ ने कहा, अंडस्को, अपनी पढ़ाई पर क्यों नहीं ध्यान देती? तुम्हारे लास्ट ईयर के एग्जाम बचे हुए हैं ना, तो उस पर अपना ध्यान लगाओ, लेकिन नहीं, सारा ध्यान तो मुझ पर ही लगाना है। यामिनी दांत पीसकर रह गई। रोज की तरह निकाही सबको खाना सर्वे कर रही थी, खासकर अंगद को एक एक चीज अंगद उसके हिसाब से सर्वे कर रही थी। और तभी अंगद ने कहा, अंडस्को, तुम भी बैठकर खाना खा लो। ये सुनते ही अनिका की आंखें हैरानी से फैल गई। ये पहली बार था जब अंगद ने उसे साथ में बैठकर खाना खाने के लिए कहा था। अनिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने ना करते हुए कहा, अंडस्को, नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अंगद ने खाना खाते हुए कहा, अंडस्को, सुनाई कम देता है। अनिका, जो कह रहा हूँ करो, चुपचाप बैठकर खाना खा लो और कल से हम सबके साथ ही बैठकर खाना खा लेना। तुम्हें सर्वे करने की जरूरत नहीं है, सबके हाथ है, खुद खाना लेकर खा लेंगे।
अनिका को तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में अंगद ने अनिका की कलाई पकड़ी और उसे झटके से एक चेयर पर बैठा दिया। अनिका भी बैठ गई। अंगद ने अनिका की फ्लैट में खुद खाना सर्व किया और उसके सामने प्लेट को खिसकते हुए कहा, अंडस्को, ये सारा खत्म हो जाना चाहिए वरना तुम मेरा गुस्सा जानती हो। अनिका की तो आंखें हैरानी से और ज्यादा बड़ी हो गई। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंगद को हो क्या गया है। अंगद की तबीयत तो ठीक है। अनिका को अपनी सोच में डूबा हुआ देखकर अंगद ने कहा, अंडस्को, अगर मेरे बारे में राय बना ली हो तो खाना खा लो। अनिक खाना खाने लगी लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू गिर गया। आज पहली बार वह सबके साथ बैठकर खाना खा रही थी, वरना तो हमेशा अकेले ही खाती थी। कभी खाती थी, कहीं भी नहीं भी खाती थी। तभी देव ने खाना खाते हुए कहा, अंडस्को, धरा, तुम बचपन से ही अनाथ आश्रम में हो। धरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। देव ने बिना धरा को देखे हुए फिर पूछा, अंडस्को, तुम सच कह रही हो? तुम बचपन से ही अनाथ आश्रम में हो? ये सुनते ही धरा की मुठिया कस गई और उसके दिल की धड़कन जोरों से बढ़ने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे इस वक्त बहुत घबराहट हो रही थी। चेहरे पर पसीना आ गया। धरा ने अपनी हकलाती हुई जुबान में फिर कहा, अंडस्को, हाँ, मैं बचपन से ही अनाथ आश्रम में हूँ। देव ने धनंजय की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, सच बताओ धरा, ऐसा तो नहीं कि तुम बहुत अमीर बाप की बेटी हो और अनाथ आश्रम में तुम्हारी परवरिश हुई हो, या तुम घर से भाग गई हो, या तुम्हें कोई अनाथ आश्रम छोड़ गया हो, या तुम किसी की। देव के मुंह से अपने बारे में ये सब सुनकर धरा की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। धरा ने कहा, अंडस्को, नहीं, मैं बचपन से ही अनाथ आश्रम में हूँ और आप ये सब क्यों कह रहे हैं? देव ने धरा की तरह देखकर कहा, अंडस्को, रिलैक्स धरा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। वह क्या है ना, फिल्मों में दिखाते हैं ना कि बहुत अमीर बाप का बच्चा होता है और उसकी परवरिश अनाथ आश्रम में होती है। मुझे लगा शायद तुम भी वैसे ही हो, जो किसी बहुत अमीर खानदान से है लेकिन उसकी परवरिश आश्रम में हुई। ये सुनते ही धरा की आंखें नम हो गई। उसे कुछ याद आने लगा, कुछ चीखें याद आने लगी। धरा डाइनिंग टेबल से उठकर बोली, अंडस्को, नहीं, मैं किसी अमीर बाप की बेटी नहीं हूँ। मैं तो बचपन से ही अनाथ आश्रम में रहती हूँ। मेरे नसीब में परिवार नहीं है। इतना कहकर धरा वहां से चली गई। धरा सबके सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन देव से उसका रोना कभी छुपता भी नहीं था।